बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हेमराइट्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं रीड करने जा रही हूँ दोस्त दारम अज कलम अरीज शाह की 4th एपिसोड। चलिए शुरू कर लेते हैं। कैसे जाओगी आगे, मैं छोड़ आता हूँ। और जो बातें करते हैं करने दो, किसी की बातों से क्या हो जाएगा। वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, परसों तुम मेरे निकाह में आ जाओगी। और तुम क्या सारी जिंदगी उन लोगों की बातों पर ही ध्यान देती रहोगी, या मुझ पर भी गौर करोगी। उसकी बात पर जरनिश के गाल सूख होने लगे थे। वो वो उसे यूं ही हाल में ले आया था तो जरनिश ने सर झुका लिया। पता नहीं लोग क्या बातें करेंगे, लेकिन अपने होने वाले हम सफर के साथ ये सफर बहुत हसीन था। जबकि सनान के कमरे के दरवाजे पर खड़े साहिर ने पुरसकून सांस लिया था। शायद उसका अंदाज गलत था, सनान भी इस शादी से खुश था। उसे पूरी तरह से हल्दी और उपटन थोप दिया गया था। वो अच्छी खासी उकताई हुई थी, बस यहाँ से भागने का कोई रास्ता मिल जाए। उसे गुस्सा भी आ रहा था और खुद पर तरस भी। न जाने अभी कितनी औरतें बाकी थी रस्म करने के लिए। पता नहीं ये रस्म कब खत्म होनी थी। अब तो उसे थकावट भी होने लगी थी। एक ही पोजीशन में वो तकरीबन 2 अढ़ाई घंटे से बैठी हुई थी। सानिया, ये सब कब खत्म होगा। वो अपने साथ बैठी गाने गाती सानिया से पूछने लगी। अदी, अभी तो बहुत सारी औरतें रहती हैं। उसकी थकावट देखकर वो उससे कहने लगी, जिस पर उसने सरसी आह भरी। क्या हुआ आदि, क्या आप थक गई हैं? अगर आप चाहें तो अम्मा साईं से बात करके मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। सानिया उसकी फिक्र करते हुए बोली। नहीं सानिया, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेली थोड़ी हूँ। रस्म के लिए रनीश अदीब भी मेरे साथ हैं। यकीनन वो भी बहुत थक गई होंगी। वो वॉशरूम से वापस नहीं आई। वो नफी में सर हिलाते हुए उसे पूछने लगी, जब सनान उसका हाथ थामे हुए अंदर दाखिल हुआ। सनान को देखते ही सानिया के साथ साथ बहुत सी औरतों का मुंह खुल गया। सनानदा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है कि ये लेडीज फंक्शन है और यहाँ पर आप लोग नहीं आ सकते? सानिया उठकर खड़े होते हुए बोली तो उनकी मासूमियत पर सनान मुस्कुराया। अच्छा, तो ये लेडीज फंक्शन है तो आपने मेरी दुल्हन को बाहर क्यों जाने दिया? मैं तो लेडीज फंक्शन में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था, लेकिन क्या है ना, मेरी दुल्हन वहां बाहर अकेले परेशान खड़ी थी। बेचारी चल तक नहीं पा रही थी। इस टेंट में तो उसकी मदद के लिए आ गया। अरे, हमने आपकी दुल्हन को बाहर अकेले नहीं छोड़ा, बल्कि उसके साथ बॉडीगार्ड भेजा था। कहाँ गई जाविश? सना, जो कब से खामोश बैठी थी, सनान को जरी के साथ इस तरह से हाथ में हाथ लिए देखकर खुशी से चहकते हुए बोली। आप लोगों ने जो बॉडीगार्ड भेजा था, मेरे ख्याल में वो इसे छोड़कर कहीं भाग गया है। और अब तो मुझे ही अपनी होने वाली दुल्हन की फिक्र करनी थी ना, इसीलिए इसकी मदद करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं बहुत मजबूर था, वरना मैं लेडीज फंक्शन में कभी नहीं आता। खैर, अब आ ही गया हूँ। सोच रहा हूँ कि अपनी दुल्हन को तो मैंने देख लिया, जरा अपनी भाभी को भी देख लूं। क्या ख्याल है कजन साईं? वो नूर के साथ जमीन पर बैठते हुए बोला तो वो मुस्कुरा दी। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो उससे इतना नॉर्मली पेश आ रहा था, उसे बहुत अच्छा लगा था। क्या बात है लड़कियों, भाभी को इतना इजी ड्रेस पहनाया और मेरी होने वाली दुल्हन को ये पता नहीं कौन से जमाने का टेंट पहना दिया। बेचारी को कितनी मुश्किल हो रही है इसमें चलने के लिए। मुझे तो अभी से तरस आ रहा है इस पर। तुम लोगों ने मेरी होने वाली बीवी के साथ बहुत ज्यादती की है, इंसाफ से काम लो। मैं कह रहा हूँ वरना अच्छा नहीं होगा। तो धमकी देते हुए शरारत से भरपूर लहजे में गोया हुआ। बस बेटा साईं, बहुत हो गया। अब निकले आप यहाँ से। ये लेडीज फंक्शन है और लेडीज फंक्शन में किसी भी लड़के का आना अलाउ नहीं है, चाहे वो दूल्हा ही क्यों ना हो। रहीम बेगम कब से उनका हंसी मजाक देख रही थी, अब उसे टोकते हुए बोली। अरे नहीं नहीं अम्मा साईं, क्या कर रही हैं आप? ये दूल्हा है, हमें इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहिए। और आप हैं कि इन्हें यहाँ से बाहर निकाल रही हैं। और आप हैं कि इन्हें यहाँ से बाहर निकाल रही हैं। तो क्या हुआ, अगर लेडीज फंक्शन है तो हम अपने भाई के लिए इस लेडीज फंक्शन को मैन फंक्शन भी कर लेंगे। क्या ख्याल है लड़कियों? सना अपनी अम्मा से कहती हुई जाविश और सानिया से मुखाती हुई, जो कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी थी। आखिर इसका इरादा क्या था? जाविश बाहर जरनिश को ना पाकर सीधी अंदर आ गई थी, जहां उसे सनान नजर आया। हाँ बिल्कुल, हम अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सना दी, आप बताएं कि हमें करना क्या है। सानिया खुशी से बोली। वो समझ गई थी कि सना ने कुछ न कुछ उल्टा सीधा सोच रखा था, जिसके बाद बहुत मजा आने वाला था। हम दुल्हे की भी रस्म करेंगे। दारम साईं तो यहाँ है नहीं, तो उनकी रस्म तो हम नहीं कर सकते। लेकिन हम सना अदा के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। हम उन्हें भी हल्दी उपटन लगाएंगे। सना ने चहकते हुए कहा तो सब औरतों और लड़कियों के कहकहे बुलंद हुए। अरे, दिमाग खराब हो गया है कि तुम लड़कियों का? ये सब कुछ सिर्फ लड़कियां करती हैं, हम लड़के नहीं। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तौबा, तुम लोग तो मुझे पता नहीं क्या कर दोगी।
एक मिनट, आप अब कहीं नहीं जा सकते यहाँ से। अब आ गए हैं तो लेडीज फंक्शन में आने की सजा तो आपको जरूर मिलेगी। अटैक गर्ल्स, सना उसे रोकते हुए उसका हाथ थाम चुकी थी, जबकि उसके अटैक कहने की देर थी कि सानिया और दाविश ने उसके मुंह पर हल्दी लगाना शुरू कर दी। जब औरतें खिलखिलाते हंसती मुस्कुराती उसे हल्दी लगाने लगी, जबकि कुछ देर मजामत करने के बाद वो बैठ गया। यहाँ से बचकर निकलना बेहद मुश्किल था, ये वो समझ गया था। साहिल साईं कब से उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था। उसके वापस न आने पर वो खुद ही हाल की जानिब आया और उसे बेहाल देखकर वहीं से पलट गया। उसे यकीन था इस वक्त वो उसे ही कोस रहा होगा कि आखिर उसने उसे जरनिश की मदद के लिए भेजा ही क्यों। अगर वो जरनिश की मदद के लिए बाहर ना आता तो उसे यहाँ पर भी ना आना पड़ता, और यकीनन यहाँ बैठकर अपने मुंह पर ये सब कुछ लगवाना भी नहीं पड़ता। काश मैं भी दारम साईं के साथ ही कहीं निकल जाता, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, और एक बार फिर से सब लड़कियों ने कह कहा लगाया। नूरजहां कब से इन सब चीजों में बोर हो रही थी। सनान के आते ही उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट रुक सी गई। अदी, अब आप फ्रेश होकर ड्रेस चेंज करके आराम करें, आज बहुत देर हो गई, 2 बजने वाले हैं। कल मेहंदी की रस्म अदा की जाएगी, फिर आपको सुबह सुबह उठाना है। ब्यूटिशियन आएगी आपको मेहंदी लगाने के लिए। सानिया उसका शरारा संभालती उसे अंदर रूम में ले आई थी। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। सनान के साथ शरारतों में लगे रहने की वजह से रस्म करते इतना टाइम लग गया, किसी ने महसूस भी ना किया था। फिर आखिर जरीन बेगम को अपने बेटे पर थोड़ा रहम आया तो उन्होंने उसे रस्म खत्म करने का इशारा दिया। थैंक यू सानिया, अब तुम भी जाओ, जाकर आराम करो, तुम भी काफी थक गई होगी, काफी काम किया है तुमने भी। उसकी नींद से भरी आंखें देखकर वो सानिया से बोली, अरे नहीं अदी, मैं आपकी हेल्प करती हूँ ये सब कुछ उतारने में। वो नफी में सर हिलाते उससे कहने लगी तो नूर मुस्कुरा दी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है सानिया, तुम काफी थक गई हो, और देखो नींद से तुम्हारी आंखें भी बंद हो रही हैं। ये पहनना मेरे लिए जरा मुश्किल था, उतार तो मैं इजीली लूंगी, अब तुम जाओ आराम करो। उसने मुस्कुरा कर उसके गाल को छूते हुए कहा। सानिया हाँ में सर हिलाती कमरे से चली गई। उसे सच में बहुत नींद आ रही थी। वो तो सिर्फ उसकी मदद के लिए उसके कमरे में रुकी हुई थी। वो अपना चेहरा धोकर बाहर आई तो अपना नाइट ड्रेस ढूंढने लगी। हल्दी को चेहरे और हाथ पैर से साफ करके वो काफी पुरसुकून थी, लेकिन फिर भी वो नहा लेना चाहती थी। अपना ड्रेस निकालकर उसने बेड पर रखा और दुपट्टा उतारकर बाथ लेने जाने ही लगी थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ थामकर उसे अपनी जानिब खींचा। अचानक हाथ खींचे जाने पर वो अचानक उसके चट्टान नुमा वजूद से जा टकराई थी। इससे पहले कि वो चीखती, उसने उसके मुंह पर अपना मजबूत हाथ रख दिया। अपने मुंह पर उसका फौलादी मजबूत हाथ महसूस करके उसे अपनी सांसें तेज होती महसूस हुई। वो इस परफ्यूम की खुशबू को यहाँ आने के पहले दिन से ही बहुत करीब से महसूस कर चुकी थी। वो क्यों आया था यहाँ? क्या वो कोई हिसाब किताब करने आया था? उसकी नाजुक कमर उसके हाथ की मजबूत गिरफ्त में कैद थी, जबकि वो उसके इस वक्त इतना करीब था कि उसे अपना दिल बेतरतीब होता महसूस हुआ। बहुत तारीफ सुनी है आज तुम्हारी जानम साईं, तो फिर मैं क्यों ना तुम्हें देखने के लिए आऊं। आखिर ये मेरा हक है तुम्हें सर से पैर तक देखने का, और तुम्हारी तारीफ में जमीन आसमान एक करने का। असल हक तो मैं ही रखता हूँ ना, तो मेरा यहाँ आना तो बनता है। सबने तुम्हें हल्दी लगाई तो मैं पीछे क्यों रहूं? मुझे तो सबसे पहले रस्म अदा करनी चाहिए थी, लेकिन देखो ना मेरी मजबूरियां, एक बेहद अहम काम निकल आया, वरना अपना हक अदा करके जाता। वो अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब किया आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, जबकि उसकी गर्म सुलगती सांसें नूर के चेहरे को जला रही थी। उसने चेहरा फेरने की कोशिश की तो अचानक दारम साई ने उसका चेहरा अपने हाथ की गिरफ्त में कैद करके अपनी जानिब मोड़ लिया। ये तो जुल्म है जानम साई, एक तो अपने हुस्न से इतना कहर बर्पा कर रखा है और फिर दीदार भी करने नहीं दे रही। तुम बहका रही हो मुझे, और अगर मैं बहक गया ना तो नुकसान तुम्हारा होगा, याद रखना। उसके चेहरे पे अपनी गर्म सांसों का लम्स छोड़ते हुए धमका रहा था या उसे अपने दिल की कैफियत बता रहा था। नूर समझने से कासिर थी। दारम साई प्लीज। अपने गालों पर उसके लबों का लम्स महसूस करती वो घबरा कर उसके लबों पर अपना नाजुक हाथ रख चुकी थी। जानम साईं, तुम समझो मेरी कैफियत को, तुम मुझे सच में बहका रही हो। मैं सिर्फ तुम्हें हल्दी लगाने और तुम्हारा ये हसीन रूप देखने आया था। वैसे मुझे मना किया गया है, मायूं की रस्म के बाद कहा जा रहा है कि तुम्हारा मुकम्मल पर्दा होगा मुझसे तब तक जब तक तुम दुल्हन बनकर मेरे कमरे में नहीं आ जाती। लेकिन दारम साईं से कोई उसकी दुल्हन को छुपा ले और दारम साईं हाथ पे हाथ रखे बैठा रहे, ऐसा तो मुमकिन नहीं ना, इसलिए मैं खुद ही आ गया तुमसे मिलने के लिए।
دیکھو میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، صرف ہلدی لگا کر چلا جاؤں گا، لیکن اگر تم نے مجھے اپنے حسن کے جال میں پھانسنے کی کوشش کی نا تو نقصان تمہارا ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے وارن کیا تھا۔ کوئی آ جائے گا۔ وہ گھبرا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا وہ صرف ہلدی ہرگز نہیں لگائے گا، وہ خطرناک ارادے لے کر یہاں آیا تھا۔ کچھ بھی حق کی بات کرتا تھا تب اسے گھبراہٹ ہونے لگتی تھی، کیونکہ اس کے حق میں بہت کچھ آتا تھا۔ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کے سینے پہ اپنا نازک ہاتھ رکھتے وہ گھبرا کر بولی۔ میں لے کر آیا ہوں جانم سائیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جہاں ایک چھوٹی سی پیالی میں ہلدی رکھی تھی۔ فائن، تو پھر جلدی سے لگائیں اور یہاں سے جائیں۔ وہ اسے فاصلہ بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی۔ لگاؤں گا جانم سائیں، بس اتنی جلدی کیا ہے؟ محبت کے سارے کام آہستہ آہستہ پیار سے ہونے چاہیے، اور میں تو محبت پر بہت یقین رکھتا ہوں۔ محبت میں جلد بازی کام خراب کر دیتی ہے۔ وہ اپنی انگلی اس کے چہرے کے کھڑے نقوش پر پھیرتا اسے مزید نروس کر رہا تھا۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ اس سے سوال کرے گا، وجہ جانے گا اس سے شادی کرنے کی، لیکن وہ تو کچھ پوچھ ہی نہیں رہا تھا، جیسے اس ڈیل سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اسے یقین تھا کہ دارم سائیں اس چیز کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی خاموش کیوں تھا؟ دارم سائیں پلیز یہاں سے جائیں، کوئی آ جائے گا۔ وہ بڑی مشکل سے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتی، چہرہ پھیر کر اس سے دور ذرا فاصلے پر جا رکی۔ اس کی سانسیں دارم کی قربت نے بے حد تیز کر دی تھیں۔ سینے میں دھڑکتا دل پسلیوں کی مضبوط دیواریں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ جب اسے اپنے بازو پر کوئی ٹھنڈی سی چیز محسوس ہوئی، اس نے اس کی سانسوں کو مزید اتھل پتھل کر دیا۔ دارم سائیں، وہ اس کے ہاتھ کا ٹھنڈا ٹھار لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی، وہ اس کی طرف رخ پھیرتی اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ بولو میری جان سائیں، چلو آج ہماری ہلدی کی خوشی میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتی ہو، تم بے شک جان مانگ لو، تم جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، تمہیں چھوڑ کر میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے سکتا ہوں، مجھ سے خود کو مت مانگنا، باقی چاہے دنیا مانگ لو۔ اس کے ماتھے کو اپنے دہکتے لبوں سے چھوتے وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں قید کر چکا تھا۔ آزادی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ایک لفظ ادا کر گئی۔ آپ مجھے آزاد کر دیں اور اپنی محبت کو حاصل کر لیں، مجھے بس میرا حصہ چاہیے، یہاں کسی کی زندگی خراب کرنے نہیں آئی، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے میرا حصہ مل جائے گا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کبھی یہاں واپس نہیں آؤں گی، آپ اپنی محبت کے ساتھ اپنی زندگی خوشی سے جیے گا، میں کبھی آپ کی خوشیوں کے بیچ رکاوٹ نہیں بنوں گی، میں آپ کے اور آپ کی محبت کے درمیان کبھی نہیں آؤں گی، آپ بس مجھے میرا حصہ دے کر مجھے یہاں سے جانے دیں۔ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دارم نے ایک قدم پیچھے ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ احمق لڑکی، تم نے اپنا موقع گوا دیا، مجھے لگا تھا کہ تم کہو گی کہ شادی کے بعد میں تمہیں ہنی مون میں پیرس یا امریکہ لے کے جاؤں، لیکن تم ہو ہی بے وقوف، جب میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھ سے خود کو مت مانگنا تو پھر کیوں بے وقوفی کر رہی ہو؟ چلو میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں، میں تمہیں 2 آپشنز دیتا ہوں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرو، تمہیں اپنا حصہ چاہیے یا طلاق؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اس کے لفظ طلاق پر نہ جانے کیوں اس کے سینے کے اندر دل نے شور برپا کر دیا تھا۔ وہ حصہ لینے آئی تھی، اسے جائیداد چاہیے تھی، لیکن وہ دارم سائیں کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ سر جھکا کر اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ نکالا، جائیداد، اور اس لفظ کے ساتھ ہی دارم نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بےحد قریب کھینچ لیا۔ یہ دولت تو کیا، دارم سائیں کی سانس آج سے تمہاری ہے۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا وہ اپنی سانسوں سے اس کی سانسیں مہکانے لگا۔ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے سرکتا ہوا اس کی کمر تک آ چکا تھا، جب اچانک اس کی کمر کو اپنی گرفت میں قید کر کے اس نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکراتی اس کے بے حد قریب آ چکی تھی۔ دارم کا دل اسے اپنے دل کے ساتھ دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا، جیسے ان دونوں کی دھڑکنیں مل کر ایک ہو چکی ہوں۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، اس کے لبوں سے اپنے لب ہٹاتے ہوئے۔ دارم نے اس کا خون چھلکتا چہرہ دیکھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ابھی اس نے اس سے دور ہونا ہی چاہا تھا کہ دارم نے ایک بار پھر سے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی گرفت اس کے وجود پر بے حد سخت تھی، جبکہ اپنی گردن پر وہ اس کی گرم سانسوں کو محسوس کر رہی تھی۔ اپنے دل سے ہر طرح کی غلط فہمی نکال دو بے وقوف لڑکی، اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھے زبردستی کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دے۔ اس گاؤں کا سردار ہوں میں، مجھ پر اپنی کوئی نہیں چلا سکتا۔ تمہارے بارے میں
सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ तो यकीन कर लो कि मुझ पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। इस दिल में धड़कन बनकर रहती हो तुम, राज करती हो तुम, इसीलिए तुम्हें अपने दिल की ही नहीं, जिंदगी की मलका बना रहा हूँ। उसकी गर्दन पे अपने लब रखते हुए वो आहिस्ता मगर दिलफरेब अंदाज में बोल रहा था, जबकि उसके सीने से लगी वो अपनी धड़कनों के साथ उसकी धड़कनों का शोर सुन रही थी। कहने के लिए कुछ भी नहीं था, बस उसके सीने से लगे जैसे वो दुनिया भुलाई खड़ी थी। उससे अलग होते दारम ने आहिस्ता से उसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में उठाया। वो छोटे छोटे कदम उठाता उसे बेड पे लेटाते हुए उस पर ब्लैंकेट डालकर लाइट ऑफ करके कमरे से बाहर निकल गया। वो जैसे अब तक उसके हिसार में थी। बिना कुछ सोचे उसने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी, ना आने वाले कल को और ना ही अपने आज को। अपने वजूद पर उसे अब तक दारुम के सिरकते हाथ महसूस हो रहे थे। वो खामोशी से आंखें बंद करके पड़ी थी। सोच पर इस वक्त दारुम इस हद तक सवार था कि उसे ये भी याद ना रहा कि वो कमरे की लाइट भी बंद कर गया है, जबकि उसे अंधेरे में कभी भी नींद नहीं आती थी। लेकिन आज वो अपने होश में ही कहाँ थी। क्या हुआ आंसर? सब ठीक तो है ना? इतनी रात को बुलाया? हैरियत तो है ना? रात के 2:30 बज रहे हैं। वो आंसर खास मुलाजिम को देखते हुए पूछने लगा। कुछ भी ठीक नहीं है साईं, आप अंदर आकर देखें। वो उसे अंदर आने को कहता बात अधूरी छोड़ गया था। ये झोंपड़ी इसी गांव के चचा नजाकत की थी, जो कुछ दिन पहले बहुत खूबसूरती से सजी हुई थी। कुछ दिन पहले ही चचा नजाकत ने अपनी अकलौती बेटी मारिया की शादी दूसरे गांव में मलिक लियाकत के मुलाजिम नासिर से करवाई थी। उस दिन चचा नजाकत बेहद खुश थे और आज जैसे यहाँ मातम का समा था। चंद दिन पहले जिस मासूम को इस घर से दुआओं के साथ रुखसत किया गया था, इस वक्त चारपाई पर पड़ी बेहद बुरी हालत में थी। चचा नजाकत ने एक नजर नजर दारम साईं की जानिब देखा और फिर भागते हुए उसके पैरों में आ गिरे। साईं, जलादों ने मेरी बेटी को जला दिया, इसे मारने की कोशिश की। बहुत जुल्म किया साईं, बहुत जुल्म किया। मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ साईं, इन जालिमों को इस जुल्म की सजा दो। नासिर ने इसे तलाक दे दी और कहा कि वो इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। सब कुछ बहुत अच्छा था, नासिर तो इस पे जान छिड़कता था। फिर पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि नासिर ने अपने मालिक की बातों में आकर इसे जान से मारने की कोशिश की। पता नहीं गांव वालों ने किस तरह इसकी जान बचा ली। अपनी बेटी की आज मरी लाश लेने जब मैं वहां गया तो नासिर ने मेरे मुंह पर इसे तलाक दे दी। हमें तो कुछ बताती ही नहीं है साईं, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। साईं, मैं लोगों को क्या बताऊंगा कि क्यों शादी के 18वें दिन शोहर ने इसे इस हाल में पहुंचा दिया, क्यों इसे तलाक दी। लोग तो ना जाने क्या क्या बातें करने लगेंगे साईं। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं बर्बाद हो गया, मेरी बेटी बर्बाद हो गई। नजाकत चाचा, खुद को संभालो, तुम्हारी बेटी के साथ जुल्म हुआ है, इसकी सजा नासिर को जरूर मिलेगी, क्योंकि ये मेरे गांव की बेटी है। और इसके साथ नासिर ने ये सब कुछ क्यों किया, ये मुझे तुम्हारी बेटी बताएगी। देखो बहन, औरतों के साथ जुल्म जमाने से हो रहा है। शोहर की इज्जत की खातिर खामोश रहकर जुल्म सहने वाली बीवी नहीं, पैर की जूती बनकर रह जाती है। और जिसकी इज्जत की खातिर तुम खामोश हो, तुम्हें तलाक देकर तुमसे हर ताल्लुक खत्म कर चुका है। इसलिए बेहतर है कि अब ये खामोशी तोड़कर अपने बाप की जंग में उसका साथ दो। याद रखना, वो शख्स ये जंग तुम्हारे लिए लड़ रहा है। वो तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहता है। वो आज मेरे पैरों में गिरा तुम्हारे लिए इंसाफ मांग रहा है। और अगर तुम नासिर की मोहब्बत में इसे माफ कर दोगी तो याद रखना, उससे तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो चुका है। वो शख्स जो तुम्हें लम्हे में छोड़कर इस हाल तक पहुंचा गया, वो तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करता था। इसीलिए बेहतर है कि उसका पर्दा ना रखो और सच्चाई बयान कर दो। वो एक नजर उसे देखता बात मुकम्मल करके वहां से बाहर निकल आया। अनसर, वो गुस्से से दौड़ा। हुक्म साईं। जरगा बुलाओ और सूरज निकलने से पहले नासिर और उसका मालिक जरगे में मौजूद होना चाहिए। लेकिन साईं, कल तो आपकी मेहंदी की रस्म है, ऐसे में जरगे को बिठाना मुनासिब नहीं है। अनसर ने समझाना चाहा। तुम्हें जितना कहा है उतना करो, मुझे मत सिखाओ कि क्या मुनासिब है और क्या नहीं। वो अपनी बात मुकम्मल करता लंबे लंबे ढक भरता वहां से निकलता चला गया। दारम साईं कहाँ हैं? आज उन्हें कहीं पर जाने से मना किया था, लेकिन मजाल है जो किसी की भी कोई भी बात सुन ले। बड़ी बीबी सुबह से दारम साईं को हर तरफ तलाश कर रही थी, लेकिन दारम का सुबह से ही कोई अता पता नहीं था। उन्हें यकीन था कि साहिल साईं जानता है कि दारम साईं कहाँ है, इसीलिए वो बार बार उसके सामने आकर मुलाजमों पर चिल्ला रही थी। जबकि साहिल साईं अपने ही कामों में मगन कभी सिगरेट सुलगा लेता तो कभी मेहंदी की तैयारियों में लग जाता। साहिल साईं, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दो कि दारम साईं कहाँ है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार वो बराह रास्त मुझसे मुखातिब हुई तो उसकी हंसी निकल गई।
बड़ी अम्मा साईं, इससे पहले आपने मुझसे पूछा ही कब? आप तो कभी मुलाजमीन से पूछ रही हैं तो कभी उन्हें डांट रही हैं। जिससे सवाल करेंगी जवाब भी तो वही देगा ना। आप मुझसे सवाल करें तो मैं आपको बताऊंगा ना कि दारम साईं किधर हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला। तो अब बता दो, अब तो पूछ रही हूँ ना तुमसे। वो जरा सख्ती से गोया हुई। जिरगे पर, वो कहकर अपने मोबाइल की स्क्रीन देखने लगा। जिरगे पर? आज तो कोई जिरगा नहीं है और मैंने मना भी किया था कि शादी की रस्मों के दौरान अपने काम को एक साइड पर रख दे। तो फिर क्यों जिरगा रखवाया उसने? एक तो बहू उन्हें मनचाही नहीं मिल रही थी और ऊपर से बेटा उनकी कोई बात नहीं मानता। वो बेहद गुस्से में थी क्योंकि अपने गांव के लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनकी हिफाजत करना दारुम साईं का पहला फर्ज है। अपनी शादी के लिए वो अपने गांव के लोगों को नहीं छोड़ सकते। वो सबसे पहले इस गांव के सरदार हैं। पगड़ी बांधते हुए उन्होंने एक कसम उठाई थी कि गांव के लोगों से ज्यादा अहम उनके लिए कुछ नहीं होगा। गांव के लोगों के लिए अगर उन्हें अपनी जान भी देनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। तो अब आप ही बताएं कि अगर उनके गांव के लोगों पर मुसीबत टूटी है तो क्या वो इस महल में आराम फरमाएंगे? नहीं ना। बस इसीलिए वो इस वक्त यहाँ पर नहीं बल्कि गांव में है, जहाँ के लोगों को उनकी जरूरत हमसे ज्यादा है। लेकिन आप फिक्र न करें, आप जाकर मेहंदी की तैयारियां करें, वो जल्द ही वापिस आ जाएंगे। उसने मुस्कुराकर कहा और वहां से निकल गया। जबकि पीछे खड़ी उनकी बातें सुनती नूर को दारम साईं के बारे में ये बात जानकर खुशी हुई थी कि गांव के लोग दारम साईं के लिए इतने अहम हैं कि उनके लिए उसने अपनी शादी का इतना अहम दिन भी नजरअंदाज कर दिया। मुझसे पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं किया दारम साईं। इसका अंजाम बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मलिक लियाकत का बेटा मलिक जाफरान गुस्से से उसे देख रहा था। नासिर मलिक जाफरान का बहुत खास आदमी था। नासिर मलिक जाफरान के लिए अपने गांव से खूबसूरत लड़कियां ढूंढकर उन्हें बहला फिसलाकर मलिक जाफरान की हवेली में पहुंचाता था। जिसकी खबर मारिया को लग गई तो मारिया ने नासिर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नासिर जाफरान की तरफ से मिलने वाली बड़ी रकम के लालच में हर गलत काम को सही समझता रहा। मारिया को उसने मुंह बंद रखने पर बहुत मजबूर किया, लेकिन मारिया ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया और मलिक जाफरान के काले करतूतों के बारे में उसके बाप को बताने उसकी हवेली जा पहुंची। मलिक लियाकत ने सब कुछ जानकर उसे वापस जाने के लिए कहा और यकीन दिलाया कि अब ऐसा नहीं होगा। उस दिन के बाद नासिर और मारिया में लड़ाई झगड़े तो शुरू हो गए, लेकिन जाफरान की हरकतें ना बदली और ना ही नासिर ने ये गलत काम छोड़ा। जिस पर तंग आकर मारिया ने इस गांव के सरदार से शिकायत करने का सोचा, लेकिन इससे पहले के बाद जिसके तक जाती, नासिर और जाफरान ने मारिया को जान से मारने की कोशिश की और उसे जिंदा जला डाला। और अब ये बात दारम साईं के गांव तक आ पहुंची थी। अपने गांव का सरदार होने की वजह से वो जिरगे में हर तरह का फैसला करने का मुकम्मल हक रखता था और उसने फैसला कर दिया था। खुलेआम मारिया को जान से मारने की कोशिश, ज़ना और ज्यादती के जुर्म में उसने मलिक जाफरान को ताउम्र कैद सुनाई थी और उसका साथ देकर मारिया और न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले नासिर को भी ताउम्र अपने मालिक के साथ जेल में रहने का फैसला करवाया था। उसका ये फैसला मलिक लियाकत को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जिसका इजहार वो खुलेआम उसे धमकियां देते हुए कर रहा था। लेकिन ऐसी धमकियों की परवाह दारम साईं ने पहले कभी की थी और ना ही उसने आने वाली जिंदगी में कभी करनी थी। मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली थी। ब्यूटिशियन दोनों दुल्हनों को तैयार कर चुकी थी। अब इन दोनों को बाहर ले जाने का वक्त आ चुका था। जल्दी चलें, बाहर फूफो साईं पहुंच आई हैं। उन्होंने वादा किया था कि वो मेहंदी की रस्म शुरू होने से पहले आ जाएंगी और उन्होंने अपना वादा निभाया। दाविश ने कमरे में कदम रखते हुए खुशी से उन्हें बताया तो सना, जो अपने नाखून संवारने में मसरूफ थी, फूफो साईं की आमद का जानकर परेशान हो गई। फूफो साईं तो नहीं आने वाली थी ना? इनकी तो फ्लाइट की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। सना उसे देखते हुए पूछने लगी। उनकी फ्लाइट का मसला हो गया था, लेकिन क्या है ना, सारा फूफो के लिए दारम साईं की शादी से ज्यादा है और कुछ भी नहीं है। दारम साईं की शादी हो और फूफो साईं शामिल ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। मुझे तो 100% यकीन था वो आएंगी और देखें वो आ गई। हम सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाई हैं हम सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए हैं उन्होंने। चले आप भी चलकर मिल लें, जबकि हमारी दुल्हनों से मिलने पर वो खुद ऊपर आएंगी, लेकिन पहले नीचे वालों से तो मिल लें। सब लोग उन्हें घेरे हुए बैठे हैं। जाविश उसे देखते हुए बताने लगी, लेकिन उसकी बातों के बाद भी सना के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई थी, बल्कि उसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले जो थोड़ी बहुत रौनक थी वो भी चली गई थी। दारम साईं की किसी और के साथ शादी का मतलब था कि अब आरिश पीछे नहीं हटेगा। अपने दिल की बात तो वो उसे बहुत पहले ही बता चुका था, लेकिन सना की मर्जी पर हमेशा खामोश रह जाता था।
लेकिन अब नहीं। उसने सना को कल रात ही बता दिया था कि इस बार वो पीछे नहीं हटेगा। उसने सना से कहा था कि दारम साईं तुम्हारे नसीब में नहीं है, इस बात को कबूल कर लो, और इस बात के साथ मेरी मोहब्बत को भी, क्योंकि इस बार अम्मा साईं हवेली इसी मकसद के लिए आई हैं। वो अपने दिल की बात अपनी माँ को बता चुका था, और यकीनन फूफो साईं को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। साहिर साईं की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सारी चीजें उसे बहुत कंफ्यूज कर रही थी। इस वक्त वो बहुत परेशान थी। हवेली से बाहर लॉन में दोनों दूल्हे बैठे थे। बाहर अच्छा खासा शोर शराबा था। फायरिंग और नाच गाने से लड़के अपने शौक पूरे कर रहे थे। उनकी रस्में मेहंदी बाहर की जा रही थी, जबकि हवेली के अंदर हॉल में दोनों दुल्हनों को एक साथ बिठाया गया था। और तो बारी बारी रस्म चल रही थी। जहाँ लड़कियों की मेहंदी में नाजो नजाकत का ख्याल रखा गया था, वहीं बाहर खूब शोर शराबा बरपा था। वैसे दारम साईं अपने सनान साईं बहुत छुपे रुस्तम हैं। कल औरतों के साथ मिलकर मुकम्मल रस्में माइयों के मजे लूट कर आए हैं, और एक आप हैं जो आपको इन जगहों से ही फुर्सत नहीं। कल तो ये खुद भी लड़कियों के साथ हल्दी और उपटन से नहा कर आए थे, तभी तो इतने चमक रहे हैं। साहिर साईं इन दोनों के साथ बैठते हुए बताने लगा। इस पर दारम साईं ने एक मशकूक निगाह अपने साथ बैठे सनान साईं पर डाली थी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था सनान साईं। ये लो, ये हल्दी वगैरह की रस्म औरतों के लिए होती है, मर्दों के लिए नहीं। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो उसे मसनूई गुस्से से डांटते हुए बोला। बस बस दारम साईं, आप भी जमीन पर आ जाएं। यहाँ पर अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि कल रात आप किचन से हल्दी ढूंढकर कजन साईं के कमरे में क्यों गए थे। दारम साईं, जो सनान साईं को घूर रहा था, साहिर साईं की आवाज पर उसे घूर कर रह गया। वाह जी वाह, हमें तहजीब तरबियत सिखाई जा रही है, और यहाँ खुद ही 14 नुकात रोशन करके आए हैं। उसका राज जानकर सनान भी शेर हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, दर की तबीयत खराब थी। मैं उससे उसकी तबीयत पूछने गया था, और हल्दी में इसलिए ढूंढ रहा था कि दूध में मिलाकर पी सकूं। वो अपनी सफाई देते हुए बोला। अरे, हमने तो पूछा ही नहीं कि आप हल्दी क्यों ढूंढ रहे थे, और रात को 2 बजे आप कजन साईं के कमरे में उसकी खैरियत दरियाफ्त करने गए थे। ये काम तो सुबह भी किया जा सकता था। वैसे क्या आपको पता नहीं कि मायूं की रस्म के बाद पर्दा लाजिम करार दिया गया था। ताहिर साईं अब भी बाज न आया। आज पहली बार उसे दारम साईं की टांग खींचने का मौका मिला था। वो कैसे पीछे हटता। नहीं, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। ये पर्दे वाला कौन सा सीन है। वो मुकरते हुए बोला। क्या आपको पता ही नहीं था पर्दे का। मेरे ख्याल से ताया साईं ने आपको बताया था। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी उनसे पूछ के आता हूँ। ताहिर उसके करीब से उठते हुए बोला तो दारिम ने उसका बाजू खींचकर उसे वापस अपने पास बिठा दिया। कुछ ज्यादा पर नहीं निकल रहे, काटूं मैं। वो उसे घूरते हुए जरा सख्ती से बोला। अरे अदा साईं, आप तो बुरा मान गए। मैं तो मजाक कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कान को हाथ लगाया, तो दारम साईं मुस्कुरा दिया। और बताओ, क्या फैसला किया तुमने। फिर चाचू साईं तो कह रहे थे कि जल्द ही तुम्हारी तरफ से जबरदस्त किस्म की खुशखबरी मिलने वाली है। वो उसे देखते हुए पूछने लगा, तो साहिर साईं मुस्कुराया। बाबा साईं का बस चले तो कल आपके निकाह के साथ मेरा भी निकाह करवा दें। इसमें कोई बुराई नहीं। 2 खुशियां 3 खुशियों में बदल जाएंगी। मैं तो कहता हूँ ये एक बेहतरीन आइडिया है। चाचा साईं को इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। दारम साईं, फिलहाल तो आप अपनी इस रस्म हिना पर गौर फरमाएं, जो इस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। और जहाँ तक मेरे निकाह की बात है, तो जब नसीब में लिखा होगा तब ही होगा, चाहे आज लिखा हो या 10 साल बाद। इसलिए मैं इन चीजों के बारे में नहीं सोचता। वो मुस्कुराकर उसके करीब से उठता, लोगों से जरा किनारे पर आ गया था, क्योंकि इस वक्त उसे सिगरेट की तरफ जरूरत से ज्यादा जाग रही थी। वो शोर हंगामे से हटकर हवेली के अंदर की जानिब आया, और सिगरेट सुलगाकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था के सामने से जाविश इस तरफ आते नजर आई। वो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर पाया। न जाने क्या सोचकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। मुझे भूख लगी है। वो जो उसे नजरअंदाज करती आगे बढ़ रही थी, अचानक उसके रोकने पर उसे देखने लगी। खाना तो बाहर लग गया है ना। वो उसे देखती मासूमियत से बोली। वो ग्रीन शॉर्ट शर्ट और ऑरेंज लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज पहली बार साहिर ने उसे किसी और निगाह से देखा था। मुझे वो नहीं खाना, तुम कुछ अच्छा सा बना दो मेरे लिए। वो उसे ऑर्डर देता खुद किचन की जानिब चला आया। मैं इस ड्रेस में आपके लिए खाना कैसे बनाऊंगी। वो कंफ्यूज उसके पीछे चलती हुई पूछने लगी। तो ऐसा करो, जाकर चेंज कर लो, और फिर जब खाना बन जाएगा तब दोबारा तैयार हो जाना। वो उसे मशवरा देता किचन की कुर्सी घसीट कर बैठ गया। क्या मतलब है, मैं सारा दिन तैयार होती रहूंगी, और वहां रस्म हो रही है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और इस ड्रेस में मैं यहाँ खड़े होकर खाना नहीं बना पाऊंगी आपके लिए।
आज के लिए आप वही खा लें जो बना है। या किसी मुलाजमा से कहती हूँ, वो उसे देखते हुए कहने लगी, जबकि वो जानती थी कि साहिल किसी मुलाजमा के हाथ का खाना हरगिज पसंद नहीं करता। उस मुलाजमा को तुम अपनी मदद के लिए बुला लो, लेकिन जल्दी कुछ बनाओ, मुझे सख्त भूख लगी है। वो उसकी बात नजरअंदाज करता फुल सिगरेट सुलगाने लगा। ये तो बिल्कुल नवाबजादे की तरह हुक्म चला रहे हैं। अब क्या मैं इनके लिए बार बार तैयार होती रहूंगी? हद होती है, बंदा कंडीशन तो समझता है। वो गुस्से से बड़बड़ाती हुई फ्रिज से आटा निकालने लगी। पराठा बना रही हूँ, अचार के साथ खा लें। और इस वक्त मैं ऐसा ही कर सकती हूँ, वरना बाहर 9 किस्म के पकवान तैयार हैं। आप वहाँ टाइम वेस्ट मत करो लड़की, जो बनाना है जल्दी बना कर दो। बाहर 1000 किस्म के काम है मुझे। वो जरा सख्ती से कहता उसकी तैयारी को देखने लगा। पेड़ा बनाते हुए उसकी पायल की छन छन, चूड़ियों की खन खन फिजा में अलग ही शोर बरपा कर रही थी, जो उसे भी अच्छा लग रहा था। उसकी लंबी चोटी में पता नहीं ये कौन से फूल बूटे लगे हुए थे, लेकिन ये फूल बूटे भी उसे अच्छे लग रहे थे। ये आज पहली बार वो उन पर गौर कर रहा था, लेकिन आज सब कुछ अच्छा लग रहा था। ठीक कहते हैं बाबा साईं, अब वाकई शादी कर लेनी चाहिए। वो उसे देखते हुए अपनी सोच पर दिल फरेब अंदाज में मुस्कुरा दिया। इतने सालों बाद से ही वापिस आई थी तो शाह हवेली में जैसे खुशियां वापिस आ गई थी। सारा इन चारों भाइयों की अकेली बहन थी। सबसे छोटी होने की वजह से वो सबकी लाडली भी थी। अपनी बहन के लिए अच्छा रिश्ता देखकर उन्होंने उसकी शादी पेरिस के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से की थी। उनके पास 2 ही बेटे थे, आरब शाह और आरिश शाह। आरब भी 17 साल का था, जबकि आरिश 24 साल का होने वाला था। इस शादी में आने की सबसे बड़ी वजह आरिश था, जिसके लिए वो इस शादी में जरूर आना चाहती थी, क्योंकि उनके बेटे ने उन्हें अपने दिल की बात बता दी थी। जिसके बाद अपने बेटे की खातिर वो यहाँ आई थी, वरना तो उनकी फ्लाइट में भी बहुत सारे मसले हो रहे थे। और दूसरी सबसे अहम वजह दारम साईं था, उनके खानदान की पहली खुशी। जब दारम साईं की पैदाइश हुई तब उनसे ज्यादा और खुश कोई नहीं था। दारम साईं उनके लिए उनकी पहली औलाद था, जिससे वो बेहद मोहब्बत करती थी। इसके लिए तो आना ही था। उनमें असगर साहब सबसे बड़े थे, जिनकी शादी सोबिया बेगम से हुई थी। सब लोग उन्हें बड़ी बीबी कहते थे। उनका एक ही बेटा दारम और 2 बेटियां जरनीश और जाविश हैं। उनसे छोटे हारून साहब, जिनकी बेगम जरीन है, जिनके 2 बच्चे हैं, सनान और सना। उनके बाद हैदर साहब थे। हैदर साहब की बेगम शादी के 11 साल बाद इंतकाल कर गई। उनका एक ही इकलौता बेटा है, साहिर, और अपने बेटे की परवरिश की खातिर उन्होंने दूसरी शादी का ख्याल कभी भी अपने दिल में ना लाया। और भाइयों में सबसे आखिर में है सरमत शाह, जिनकी पहली शादी समरा से हुई थी, जो नाकाम रही, और दूसरी शादी हमना से। हमना से शादी के बाद उन्होंने समरा से शादी को सिर्फ एक गलती करार दिया था। उनकी 2 बेटियां हैं, दरनूर और सानिया। उन सबकी यही ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे उनके घर में ही रहें। सानिया भी छोटी थी, लेकिन घर की बाकी बच्चियां शादी के लायक थी। हारून साहब जहां ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उनका भाई साहिर साईं के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगेगा, इससे पहले ही उनकी बहन ने उनके सामने अपने हाथ फैला दिए, जिस पर सबसे ज्यादा खुश हैदर साहब ही हो रहे थे। हारून साहब को ये जानकर खुशी हुई थी कि उनके भाई को इस शादी पर कोई एतराज नहीं है। सबके मशवरे के बाद उन्होंने सना से बात करने का सोचा था, जिस पर जरीन बेगम ने यकीन से कहा था कि सना को कोई एतराज नहीं है। वो अपनी बीवी की इस बात पर वो भी मुतमईन हो गए थे। वो जानते थे कि सना दारम साईं के लिए दिली जज्बात रखती है, लेकिन वो इस वजह से अपनी बेटी के लिए इतने अच्छे रिश्ते को ठुकराने का सोच भी नहीं सकते थे। इस खुशी के मौके पर हैदर साहब भी पीछे नहीं रहे थे। उन्होंने साहिर साईं के लिए जब जाविश का हाथ मांगा तो अस्कर साहब ने खुशी से उन्हें अपने सीने से लगा लिया। इससे ज्यादा और खुशी की कौन सी बात हो सकती थी कि उनकी दोनों बेटियां हमेशा उनकी आंखों के सामने रहेंगी। खाना खाने के बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं चाय पीऊंगा, तब तक तुम यहीं पर बैठो। वहां महफिल में बार बार कहाँ ढूंढता फिरूंगा, इसलिए बेहतर है कि तुम मेरे लिए चाय बनाकर ही जाओ। यहाँ बैठ जाओ। अपनी बात मुकम्मल करता उसे सामने वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कह रहा था। जाविश को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे अंदर जाना है साहिरदा, मुझे बहुत सारे काम हैं। वहां मैं इस तरफ आ गई, मुझे सब लोग ढूंढ रहे होंगे, वो उसे समझाते हुए बोली। जाविश बीबी, तुम कितनी कामकाज वाली हो मुझे अच्छे तरीके से पता है, इसलिए ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठ जाओ। मुझसे बाद में जगह जगह जाकर तुम्हें ढूंढा नहीं जाता, वो जरा सख्ती से बोला। निश्चयी कहीं के, वो सिर्फ यही सोच सकी। कुछ कहा तुमने? वो सामने से हाथ रोके उसे देखने लगा। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, वो घबरा कर बोली। दिल के अंदर चोर बोल रहा था कि कहीं उन्होंने सुन तो नहीं लिया। खाओ तुम भी, वो अपनी प्लेट उसके करीब करते हुए बोला।
नहीं, मैं बाहर खाना खाऊंगी। मेरा दिमाग थोड़ी ना खराब है कि 9 पकवान बने हैं और मैं यहाँ पराठा और अचार खाऊं। हमेशा की तरह उसकी जुबान में फिर से खुजली हुई। बाकी सबके सामने चलती थी तो ठीक है, लेकिन साहिरा साईं के सामने उसका विदाउट ब्रेक चलना उसके लिए काफी मुश्किल खड़ी कर सकता था। मतलब कि तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा दिमाग खराब है? वो उसे घूरते हुए बोला तो उसने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है अदा साईं। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि बाहर इतने मजे मजे की डिशेस बनी हैं, तो भला मैं पराठा अचार क्यों खाऊंगी? मैं तो कभी नाश्ते में पराठा नहीं खाती। हैवी होता है, इंसान मोटा हो जाता है। उसने अपनी बात पर पर्दा डालने की बहुत कोशिश की। पराठा खाने से सेहत बनती है, और जैसे तुम्हारी हालत है ना, सेहत बना लो तो बेहतर है। पराठा खाने की भी आदत डालो। वो आधा पराठा उसकी तरफ करते हुए कहने लगा। लेकिन मैं नहीं। उसने कुछ कहना चाहा। खाओ इसे, वो सख्ती से बोला। उसके हुक्म पर वो उसे देखती हुई मुंह के डिजाइन बनाने लगी। यकीनन दिल में बहुत सारी गालियां चल रही थी। देखो जाविश, अगर तुमने ये पराठा नहीं खाया ना, तो मैं तुम्हें सारी रात यहाँ से उठने नहीं दूंगा। वो सिगरेट सुलगाता उसे धमकी दे गया। मरती क्या ना करती। अंदर से गाने बजाने की आवाजें आ रही थी, यानी कि अच्छा खासा माहौल बना हुआ था। वो जल्द अज जल्द उस माहौल का हिस्सा बनना चाहती थी, इसीलिए उसके सामने रखी प्लेट को अपने नजदीक करती इस पराठे को खाने लगी, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जबकि वो कुर्सी जरा सा पीछे करता उसे देखने में मसरूफ हो गया। जल्दी खाओ, क्या सारा दिन यही जरा सा पराठा खाने में लगा दोगी? चाय कब बनाओगी मेरी? उसे जरा जरा खाते देखकर वो सख्ती से बोला तो वो फौरन ही उठने लगी। इसे खत्म करके उठो। वो सख्ती से उसे वापस बिठा गया। वो मासूमियत से मुंह बनाती वापस बैठ गई। या अल्लाह, ये कौन से गुनाह की सजा है जो मुझसे अनजाने में हो गया? प्लीज मुझे माफ कर दें और जल्लाद से मेरी जान छुड़वा दें। मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। वो वापस बैठते एक बार फिर से पराठा खाने की कोशिश करने लगी। उसे पराठा कभी भी पसंद नहीं था, लेकिन साहिर को पसंद था। वो बहुत कम चीजें खाता था, लेकिन पराठा काफी शौक से खा लेता था। उसने बड़ी मुश्किल से पराठा खत्म किया और उसके लिए चाय बनाकर रखी। अब ये मत कहना कि तुम चाय भी नहीं पीती, क्योंकि उससे तुम काली हो जाओगी। उसके हाथ से चाय लेते हुए बोला। नहीं, मैं सिर्फ सुबह चाय पीती हूँ। मेरे ख्याल में अम्मा सही मुझे बुला रही हैं, अब मुझे जाना चाहिए। इससे पहले कि साहिर कुछ भी कहता, वो अपने सैंडल हाथों में पकड़े भाग गई, जबकि उसकी स्पीड देखकर वो हंस दिया था। खबर मिली है कि दारम साईं की आज मेहंदी है, और शादी के बाद दारम साईं मलिक जाफरान पर बहुत बुरा केस बनाने वाला है। वो इतनी आसानी से उसे हरगिज नहीं छोड़ने वाला। मलिक साहब, आपको दारम साईं को बताना होगा कि आप हैं कौन। उसे इस बात का एहसास दिलाना होगा कि आपसे दुश्मनी मोल लेकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। हम उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। इससे पहले कि वो मलिक जाफरान का जेल से निकलना नामुमकिन कर दे, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करने पड़ेगा जिससे वो अपने कदम पीछे हटा ले। मलिक साहब, मुझे एक बात पता चली है दारम साईं के बारे में। अगर आप इजाजत दें तो अर्ज करूं। वसीम, मलिक का आदमी उसे देखते हुए पूछने लगा। बोलो, तुम्हें क्या बात पता चली है? वसीम के तजस्सुस बढ़ाने पर वो उससे पूछने लगा। मलिक साहब, मुझे खबर मिली है कि दारम साईं की शादी जिस लड़की से होने वाली है, वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। और तो और दारम साईं का निकाह बचपन में ही हो गया था। वो लड़की दारम साईं की बचपन की मोहब्बत है। मारिया को जलाने पर वो इंसाफ की जंग लड़ने मैदान में उतर गया। लेकिन अगर उसकी होने वाली बीवी को ही जलाकर राख कर दिया जाए, तो ये जो दारम साईं का जोश है ना, गरीबों को इंसाफ दिलाने का, अपने गांव वालों के लिए कुछ भी कर जाने का, सारा ठंडा हो जाएगा जब अपनी मनकूहा की लाश अपनी आंखों से देखेगा। वसीम उन्हें देखते हुए कहने लगा, जबकि वसीम का मशवरा उन्हें भी काफी पसंद आ रहा था। मशवरा बुरा नहीं है वसीम। दारम साईं की मेहंदी वाली दुल्हन ही अगर आग में चलकर मर जाए, तो यकीनन वो दूसरी बार हमसे दुश्मनी मोल लेने की गलती कभी नहीं करेगा, और यकीनन फिर अपने बेटे को भी जेल से जल्द ही छुड़ा लूंगा। मलिक लियाकत कुछ सोचते हुए बोला, जबकि वसीम अब उसके अगले हुक्म का इंतजार कर रहा था। माशाल्लाह, आज आप इतनी हसीन लग रही थी कि लोगों की नजर नहीं हट रही थी। जो भी देख रहा था सिर्फ आपकी तारीफ किए जा रहा था। और आपको पता है, वहाँ सब लोग कह रहे थे कि मेरा चेहरा आपके चेहरे से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखता है। वैसे आप इस बात पर एग्री करती हैं? वो उसे थाम कर कमरे में लाते हुए एक्साइटेड सी उससे पूछने लगी थी। ये तो सच था, वो सच में उससे बहुत ज्यादा मिलती थी। नूर ने जवाब में कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दी। उसको कमरे में छोड़कर सानिया बाहर चली गई थी। आज उसकी बहुत सारी सहेलियां आई हुई थी, जिनको उसने बहुत खुशी से नूर से मिलवाया था। समरा ने उसे किसी के भी करीब होने से मना कर दिया था। उसने कहा था, इन सब लोगों से ज्यादा अटैच हरगिज ना होना।
उसने समझाया था कि वो उनसे दूर ही रहे, उनसे बात करते हुए अपने लहजे में रूखापन लाए। किसी को ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को उनकी औकात में रखना है, किसी को अहमियत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतने सारे रिश्ते, इतनी सारी मोहब्बतें जो बाहें खोले उसका इंतजार कर रही थी, वो उन्हें नजरअंदाज कैसे करती? वो समरा को कैसे बताती कि वो बचपन से इन रिश्तों के लिए तरसी हुई है, अपनी माँ के लिए तरसी हुई है, अपने बाप के लिए तड़पती रही है। इन सब रिश्तों की उसे कितनी जरूरत थी। अगर ये बात वो समरा को बताती तो शायद वो उसके जज्बात को समझ सकती। वो तो उसकी सगी माँ होकर उसे समझ नहीं पाई थी, उससे भला और क्या उम्मीद करनी। कमरे से निकलने से पहले उसने समरा को वीडियो कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन समरा ने कॉल अटेंड नहीं की और थोड़ी देर बाद उसे मैसेज किया कि वो इस वक्त एक पार्टी में है, जब फ्री होगी तब उससे बात करेगी। समरा को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी बेटी आज मेहंदी की दुल्हन बनी हुई है। वो चाहती थी कि उसकी माँ उसे देखे, शायद वो उसके मुंह से वो सारे अल्फाज सुनना चाहती थी जो हमना ने उसके लिए कहे थे। लेकिन उसकी माँ तो बहुत मॉडर्न थी, ये सारी हरकतें तो उसकी नजर में जाहिल औरतें करती थी। पढ़ी लिखी मॉडर्न औरतें भला ये सब कुछ कहाँ करती थी? पढ़ी लिखी मॉडर्न औरतें तो अपने बच्चों को बुखार में छोड़कर उसकी माँ की तरह पार्टीज एंजॉय करती थी। अपनी सोच पर तलखी से मुस्कुराती हुई वो बेड पर बैठ गई। इस वक्त वो इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि लिबास तक चेंज करने की हिम्मत नहीं थी। उसने थोड़ी देर बाद चेंज करने का सोचते हुए बेड क्राउन से टेक लगाए। इस वक्त दिमाग में बहुत सारी सोचें सवार थी। उसे याद था वो दिन जब माइक ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसकी माँ ने इस सब को सिर्फ एक गलतफहमी करार दिया था। उसने उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया था। अगले दिन जब वो स्कूल आई तो बहुत ज्यादा सहमी हुई थी। बुखार में मुब्तला वो वापस घर जाना ही नहीं चाहती थी। उसकी टीचर खदीजा, जो उन्हें कुरान पढ़ाती और इस्लाम के करीब करती थी, वो उन्हें इस्लाम की तालीम देती थी। उसने जब उससे वजह पूछी तो उसने ये बात अपनी टीचर को बताई थी। टीचर खदीजा ने ही उसे मशवरा दिया था कि वो हॉस्टल शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अपनी माँ के इस गुनाह के साथ वो भी गुनाहगार हो रही है, क्योंकि उसकी माँ ने माइक से शादी नहीं की थी। वो दोनों एक नाजायज रिश्ते को निभा रहे थे। टीचर खदीजा ने उसे समझाया था, आज उसे पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन रोजे क़यामत उसका भी हिसाब होगा। टीचर खदीजा ने उसे खौफ में मुब्तला कर दिया था। वो अपने खुदा की नजरों में गुनाहगार नहीं होना चाहती थी। उसने उस दिन हॉस्टल आने का फैसला कर लिया और इसके साथ जैसे उसकी माँ अनचाहे बोझ से आजाद हो गई। शायद उस दिन वो ये भी भूल गई थी कि वो उसकी माँ है। इस औरत को ना तो उसकी सेहत की परवाह थी और ना ही उसने कभी ये पूछा था कि उसने कुछ खाया भी है या नहीं। यहाँ तक कि उसकी परवरिश के लिए जो पैसा उसका बाप भेजता था, उसको नूर ने कभी देखा तक नहीं था। लेकिन समरा की बातें उसके जहन से कभी भी नहीं निकली थी। जो बातें समरा ने बचपन से उसके बाप और उसके खानदान के खिलाफ उसके दिमाग में डाली थी, वो जैसे उसके दिमाग में कैद हो चुकी थी। वो सही गलत की पहचान करने के बाद भी इन बातों को कभी झुठला नहीं पाई थी। टीचर खदीजा उसके बारे में सब कुछ जानती थी। उसने उन्हें सब कुछ बता रखा था, ये भी कि उसका बाप एक जालिम शख्स है। वो उसकी माँ को मारता पीटता था और उसे पाकिस्तान ले जाकर वहाँ कैद कर दिया था। उसकी माँ बहुत मुश्किल से वापस यहाँ आई और उसके बाप से तलाक ली। यहाँ तक कि उसने उन्हें ये भी बता दिया था कि उसके बाप को उसकी जरूरत ही नहीं थी, तभी वो उसे यहाँ फेंक कर चला गया। अपने खानदान के बारे में वो कुछ जानती थी। उसने खदीजा उसने खदीजा टीचर से कुछ नहीं छुपाया था, यहाँ तक कि दारम के साथ अपने निकाह के बारे में उन्हें सब कुछ बता चुकी थी। टीचर खदीजा वो इंसान थी जिन्होंने उसके दिल में दारम के लिए खास मुकाम पैदा किया था। उन्होंने ही उसे समझाया था कि दारम उसका शोहर है और उसकी जिंदगी में वो सबसे अहम है। उन्होंने ही उसे निकाह की अहमियत समझाई थी, उसे इस्लाम के बारे में सब कुछ बताया था। लेकिन टीचर खदीजा के साथ उसके साथ लेकिन टीचर खदीजा का साथ उसके साथ ज्यादा देर तक ना था। 1.5 साल पहले वो रिटायर्ड हो गई थी और रिटायर होने के बाद वो उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी। वो अपने शोहर और बच्चों के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। अब उसका उनसे ताल्लुक सिर्फ फोन की हद तक ही था। वो समरा की हर बात मानना चाहती थी, लेकिन टीचर खदीजा की सिखाई हुई बातें उसे समरा की बातों पर अमल नहीं करने दे रही थी। अपने हाथों पर किसी के हाथों का लम्स महसूस करते हुए उसकी आंख खुल गई। उसने हैरत से अपने सामने बैठे उस शख्स को देखा था जो उसके हाथों में न जाने क्या तलाश करने में मसरूफ था, जबकि अपने हाथों पर उसका लम्स महसूस करते हुए उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। दारम दारम साईं, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ पहली बार नहीं आया, पहले भी आ चुका हूँ। तुम हर बार इस तरह घबरा क्यों जाती हो जानम साईं? शोहर हूँ तुम्हारा, कोई गैर नहीं। सानिया बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी मेहंदी की, तो सोचा मैं भी आकर देख लेता हूँ।
वैसे मानना पड़ेगा, काफी महारत से मेहंदी लगाई गई है, लेकिन मैंने अपना नाम ढूंढ लिया। वह हथेली के बीच में मौजूद खूबसूरत डिजाइन में छुपे डी पर उंगली फेरते हुए दिलकशी से मुस्कुराया। आप आपका नाम? नहीं तो। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने मेरा नाम अपने हाथ पर नहीं लिखवाया? वो डी पर उंगली फेरते हुए उससे सवाल करने लगा। नहीं, ये आपका नाम नहीं है, वो अपना हाथ छुड़वाते हुए कहने लगी, जब दारम अचानक उसके दोनों हाथ थामकर तकिए से लगाते उस पर साया सा कर गया। अब कहो कि ये मेरा नाम नहीं है। उसकी आंखों में झांकते हुए वो जैसे चैलेंज कर रहा था। उसका चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब था। दारम की गर्म सुलगती सांस से उसके चेहरे के नकूश को झुलसा रही थी, जबकि उसका नन्हा सा दिल बुरी तरह से कांप उठा था। दारम साईं। उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पे महसूस करते वो बेबसी से बोली तो दारम साईं के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई। बोलो जानम साईं, क्या कहना चाहती हो तुम? वो उसके कान के करीब हल्की सी सरगोशी करता, खुमार आलूद लहजे में बोलता, उसके कान की लू को अपने लबों से छूने लगा, जिससे दर के बदन में सनसनाहट सी होने लगी। उसके दोनों हाथ दारम साईं के मजबूत फौलादी गिरफ्त में कैद थे। वो चाहकर भी अपने हाथ उसके हाथों से आजाद नहीं कर पा रही थी। दारम साईं की कुर्बत उसे पागल कर रही थी, जबकि वो अपनी मनमानियों पर उतरता कान की लू से गाल तक का सफर अपने लबों से कर चुका था। उसका मासूम सा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। दारम के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। हर बार की तरह उसकी पनाहों में आने के बाद भी वो कुछ भी बोलने और समझने से कासिर थी। उसे डर था कि कहीं सानिया ना आ जाए। उसने कहा था कि वो अपनी सहेलियों को रुखसत करने के बाद आज रात उसी के कमरे में रहेगी, जिस पर उसने भी कोई एतराज नहीं किया था। दारम साईं, प्लीज। उसके लबों को अपने गालों से मजीद अपने लबों की तरफ महसूस करते वो बेसाख्ता उसे पुकार बैठी। शायद आज वो सारी दीवारें गिराने का इरादा रखता था। हाँ, बोलो जानम साईं, बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं सुन रहा हूँ, बल्कि तुम्हें ही तो सुनने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी सांसों का रक्स मदहोश कर देता है। तुम्हारी कुर्बत बहकाती है मुझे। मेरा ये दिल तुम्हारी महकती सांसों पर बागी हो जाता है। तुम्हारे अल्फाज से ज्यादा तुम्हारी खुशबू मुझे मदहोश कर देती है। तुम्हारी जुबान से ज्यादा शोर तो ये सांसें मचाती हैं। तुम कहीं यहाँ मेरे कत्ल के इरादे से तो नहीं आई? वो उसके चेहरे के हर हर नक्श पर अपने दहकते लबों से मोहर लगाता, अपने जज्बात उसकी नाजुक जान पर लौटाता, उसके लबों को अपने लबों में कैद कर गया था। उसकी शिद्दतों की आग सहती वो ढाल सी होने लगी। उसके हाथ अब भी उसकी सख्त गिरफ्त में कैद थे। सांसों की कैद का दौरानिया बढ़ने लगा। उसकी मासूम जान खतरे में आ चुकी थी। अपने हाथों का इस्तेमाल वो नहीं कर पा रही थी। उसे अपनी जान जाती महसूस होने लगी। उसकी सांस रुकने लगी थी, लेकिन सामने वाला तो सितमगर था। नूर ना सही, लेकिन शायद वो उसकी जान लेने का ही इरादा रखता था। वो उसकी सांसों में सांस लेता मुकम्मल मदहोश था। जब अपने गाल पे उसे नमी महसूस हुई, वो लम्हे में होश की दुनिया में वापस लौटा था। उसके लबों को आजाद करता वो उसके हाथों को भी छोड़ चुका था और उसके साथ सीधा होकर बैठ गया। नूर तेजी से उठकर बैठती, अपने सीने पे हाथ रखे लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जैसे बहुत दूर की मुसाफत तय करके आई हो। उसने शिकवा कुना निगाहों से उसकी जानिब देखा तो वो दिल फरेबी से मुस्कुरा दिया। ये तो सिर्फ डेमो था जानम साईं, तुम तो अभी से आंसू बहाने लगी। ये तो मेरी शिद्दतों की एक झलक भी ना थी, जिससे तुम घबरा गई। अभी तो तुमने एक अरसा मेरी शिद्दतों को झेलना है, एक अरसा मेरी बाहों में गुजारना है, मेरी सांसों में सांस लेनी है। ये आंसू साफ करके आना परसों, क्योंकि परसों की रात सिर्फ मेरी चलेगी, तुम पर भी और तुम्हारी रूह पर भी, तुम्हारी सांसों पर भी। परसों से तुम पर सिर्फ दारम साईं का हक होगा। अब मैं चलता हूँ, मैं सिर्फ मेहंदी देखने आया था, लेकिन तुमने फिर बहका दिया। उसने सारा इल्जाम उस पर देकर अपना कुर्ता ठीक किया और बाहर की जानिब कदम उठाए। डर खामोशी से नजरें झुकाए बैठी थी। कहने को कुछ नहीं था। उसका चेहरा शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। शायद ये भी दारम शाह की कुर्बत का असर था। उसने एक चोर निगाह कमरे के दरवाजे तक जाते दारम को देखा, जब वो अचानक पलटा। कल निकाह कबूल करते हुए याद रखना, जब 15 साल पहले हमारा निकाह हुआ था, मैं 13 साल का था। वो दिन मेरी याददाश्त में महफूज है। ये निकाह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तब तुम बच्ची थी और तुम्हारे बाबा साईं को लगता है कि शायद तुम्हें वो दिन याद नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम कुछ भी भूली नहीं हो। उसकी इस बात पर उसने एक निगाह उठाकर उसे देखा था। उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। उसे कैसे पता था कि नूर को वो दिन याद है?
تو کیا وہ اس کے دل کا حال بھی جانتا تھا؟ اس کے اندر کا چور سر اٹھا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ پر اس نے فوراً سر جھکا لیا تھا۔ یہ انسان اس کی سوچ سے زیادہ آگے تھا۔ ہاں جانم سائیں، میں تمہاری ہر سوچ کو جانتا ہوں۔ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے میں جانتا ہوں۔ تم بچپن میں میرے بارے میں کیا سوچتی تھی؟ تمہاری ہر سوچ کو تمہاری آنکھوں سے پڑھا ہے میں نے۔ اپنے لہجے، اپنے انداز سے تم دوسروں کو بیوقوف بنا سکتی ہو، دارم شاہ کو نہیں۔ یہ جھوٹ ہے، میں آپ سے محبت نہیں کرتی، وہ چلا اٹھی تھی، جبکہ اس کے چلانے پر دارم شاہ کا خوبصورت کہکہا پورے کمرے میں گونجا تھا، اور اس کے کہے پر نور نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ وہ کیا بول گئی تھی، اسے خود بھی سمجھ نہ آیا۔ جہنم سائیں، میں نے تو محبت کا نام بھی نہیں لیا، میں تو نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو بس یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارے بابا سائیں کی خواہش پہ یہ نکاح دوبارہ ہو رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نکاح دوبارہ ہو۔ میں نے تو انہیں بتایا بھی تھا کہ دوبارہ نکاح نہ بھی ہو تو ہم دونوں کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شاید ان کی خواہش تھی، وہ تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش تو پوری کرنی پڑے گی نا۔ اب سو جاؤ، بہت وقت ہو گیا ہے، پھر شاید تمہیں میرے خواب دیکھنے ہوں گے۔ وہ دلکشی سے مسکراتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی نور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ انجانے میں وہ کس طرح اس کے جذبات سے آگاہ ہو گیا تھا، اتنی آسانی سے وہ اس کا راز جان گیا تھا۔ اس کے دعوے، مقصد سب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ اس نے کیسے اتنی آسانی سے اپنا راز اس کے ہاتھوں میں دے دیا؟ لیکن نہیں، وہ اسے غلط ثابت کر دے گی، وہ اسے بتا دے گی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ یہ بات جو وہ خود آئینے کے سامنے اپنے آپ سے بھی نہیں کہتی تھی، وہ آج دارم شاہ کے منہ پر کہہ گئی تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے اپنی کمزوری دارم شاہ کے ہاتھوں میں پکڑا دی تھی۔ لیکن نہیں، وہ اس چیز کو اپنی کمزوری نہیں بننے دے گی۔ وہ دارم شاہ پر ثابت کرے گی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، وہ اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ یہاں صرف اور صرف اپنی جائیداد کے لیے آئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنے آپ کو اس بات پر قائم رہنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ یہ آپ رات کے تقریباً 11:30 بجے دلہن کے کمرے میں کیا کرنے گئے تھے؟ وہ در کے روم سے نکلا ہی تھا کہ اچانک ہی صاحب نے اسے پکڑ لیا۔ میری منقوہا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اسے پوچھنے گیا تھا کہ اب کیسی طبیعت ہے۔ وہ آگے کو قدم بڑھاتا اس پر جتا بھی گیا تھا کہ وہ دلہن سے کیا تعلق رکھتا ہے۔ طاہر اس کی بات سنتا اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اس کی خراب طبیعت کو اور خراب کرائے ہوں گے، طاہر نے شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اگر میں نے طبیعت خراب کی بھی ہے تو ٹھیک بھی خود ہی کر لوں گا، تمہیں بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کے کندھے پر مصنوعی دھول اڑاتے ہوئے بولا۔ یہ زیادتی ہے دارم سائیں، اس گاؤں کے لوگ آپ کو بہت شریف انسان سمجھتے ہیں، آدھی رات کو ایک مہندی کی دلہن کے کمرے میں۔ ہائے اللہ، اگر یہ بات کسی کو پتا چل جائے تو آپ کی عزت کا تو کباڑا نکل جائے گا نا۔ اب بھی باز نہ آیا۔ طاہر سائیں، عزت میری ہے نا، اب اس کا کباڑا نکلے یا مقبرہ بنے یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، اور تم فی الحال نکاح کی تیاریاں کرو، صبح تمہیں بھی دلہا بنایا جا رہا ہے۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا اس پر ایک اور راز کھول گیا تھا، جس پر پہلے تو طاہر سائیں حیرانگی سے دیکھنے لگا، پھر جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ میرا نکاح، کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ بے حد حیرانگی سے کہنے لگا۔ مطلب میرا نہیں طاہر سائیں، مطلب تو بابا سائیں اور چاچو سائیں کا ہے۔ تمہارا نکاح کر کے وہ تمہیں دلہا بنے دیکھنا چاہتے ہیں، باقی کے سارے سوالات تم ان سے ہی کرو، وہی تمہیں جواب دیں گے۔ مجھے اس وقت بہت سخت نیند آ رہی ہے اور میں بہت خوش ہوں، لیکن یہ خوشی تمہارے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ خوشی مجھے اکیلے سے منانی ہے، تو تم بھی جا کر سو جاؤ۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے اسے حیران اور پریشان چھوڑ چکا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتا وہ پرسکون سا بیڈ پر دراز ہو گیا، چہرے پر مسکراہٹ نے جیسے گھر بنا لیا تھا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ نور نے کتنی آسانی سے اس کے دل کی دنیا میں ہلچل سی برپا کر دی تھی، کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، جبکہ وہ تو پہلے دن ہی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکا تھا۔ وہ پہلے دن ہی جان گیا تھا کہ نور اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس کے نزدیک آتا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ اسے جھٹکتی ہے یا نہیں، وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ اسے خود سے دور کرتی ہے یا نہیں، وہ اس کی آنکھوں کی حیا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا گھبرانا، شرمانا اسے اس کی طرف پوری طرح سے راغب کر گیا تھا۔ اسے یاد تھا جب اس کا نکاح ہونے والا تھا، سنا سے اس کے نکاح کا سوٹ وہ خود پسند کر کے لائی تھی، صرف 4 سال کی تھی، لیکن دارم کے ساتھ چند دن میں ہی وہ اس کی بیسٹ فرینڈ بن گئی تھی، اور جب اسے یہ پتا چلا کہ اس کا فرینڈ کسی اور کا ہونے جا رہا ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بس ایک ہی ضد پکڑ لی تھی
کہ दारम साईं सिर्फ उसका दोस्त है, वो सना का कभी नहीं हो सकता। उसकी जिद और फिर समरा की आवारगी देखते हुए दादा साईं ने ये फैसला किया था कि वो अपनी पोती की शादी दारम साईं से करेंगे। वो सना के जज्बात के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, क्योंकि ये फैसला बहुत अचानक किया गया था। सना सिर्फ 8-9 साल की थी, और एक 8-9 साल की लड़की क्या समझ सकती थी, ये उनकी सोच थी। और फिर उस दिन सना की जगह नूर को दारम की दुल्हन बना दिया गया। उस दिन वो बेहद खुश थी कि उसका दोस्त हमेशा के लिए उसका हो गया था। दारम भी बहुत खुश था, क्योंकि सना से कहीं ज्यादा उसे अपनी ये छोटी सी कजन पसंद थी। 15 साल पहले तो वो बेधड़क उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती थी, लेकिन अब वो छुपाने लगी थी, ये जाने बगैर कि दारम तो उसकी आंखों की जुबान भी जानता है। उसकी आंखों में वो पहले दिन ही अपने लिए जज्बात देख चुका था। उसने पहले दिन ही महसूस कर लिया था कि वो उससे मिलने के लिए बेकरार थी। लेकिन अब वो उसे अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो तो ये जाहिर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि वो उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, बल्कि वो तो उसे तलाक लेने के लिए यहाँ आई है। लेकिन फिर भी वो उससे अपने दिल की बात छुपा नहीं पाई थी। वो समझ भी नहीं पाई थी कि कब दारम शाह उसके दिमाग से खेलकर उसके दिल की बात उसके लोगों पर ले आया था, और अब बिल्कुल पुरसुकून था। घर के सारे मुलाजिम उसकी इस आदत से काफी आजिज़ाए हुए थे। अब सनान साईं के लिए कौन इन सब चीजों को बार बार चमकाता रहे। जिस दिन इन लोगों के रिश्ते की बात पक्की हुई, जरीन चाची का सबसे पहला सवाल यही था, जरनिश बेटा, तुम मेरे बेटे की इस आदत को हैंडल कर लोगी ना? उनकी इस बात पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी थी। मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर उसकी शादी कहीं और होती तो भी तो उसे बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता। इन सब के मुकाबले में सनान की ये एक आदत कुछ भी नहीं थी। शादी की बातें शुरू होने के बाद उसने नोट किया था, सनान की तबीयत में थोड़ी संजीदगी आई थी। उसे लगा शायद वो इस शादी से खुश नहीं है। लेकिन फिर माइयों वाली शाम सनान की मस्ती मजाक पर वो एक बार फिर से मुतमईन हो गई। वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि हर चीज को तहस नहस कर दे। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी साहिर शाह को इनकार करने की? साहिर शाह, जिस पर एक दुनिया मरती थी, वो छोटी सी लड़की उससे शादी से इनकार कर रही थी। वो ठीक ही कहता था। वो मासूम लोमड़ी कभी भी मासूम नहीं थी। बचपन से लेकर अब तक उसने किसी न किसी तरीके से साहिर शाह को गुस्सा दिलाया था, और अब भी वो यही कर रही थी। आज भी उसने यही किया था। साहिर ने बिना किसी एतराज के उस मासूम लोमड़ी से शादी करने से हाँ कर दी थी, और अब वो उसे इनकार कर रही थी, और इनकार की वजह सिगरेट। वो उसे नशेई कह रही थी। उससे शादी ना करने की वजह तलाश कर रही थी। उसका सिगरेट पीना उसे इतना बुरा लगता था कि वो इस वजह से उससे शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन साहिर साईं अब फैसला कर चुका था। अगर उसने शादी करनी थी तो सिर्फ और सिर्फ जाविश से ही करनी थी। अगर तो वो आसान अल्फाज में इनकार करती, कह देती कि उनमें शायद आगे जाकर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, तो वो शायद खुद ही उस शादी से इनकार कर देता। कह देता कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते। वो उसके जज्बात का एहतराम करता। लेकिन उससे शादी ना करने की वजह उसका सिगरेट पीना था। सिगरेट पीने की वजह से वो उसे नशेई कहती थी। शक्ल से कितनी मासूम लगती है, जैसे दुनिया भर की मासूमियत उसी पर आकर खत्म होती है, और मुझे नशेई कह रही है। नहीं जाविश बीबी, इस बार तुमने गलत जगह पंगा ले लिया। मैं नशेई हूँ तो तुम क्या हो? सारा दिन नावलों में घुसी रहती हो। फिल्म के हर हीरो से तुम्हें मोहब्बत हो जाती है, और तुम्हारी नजर में मैं नशेई हूँ, ये तो मैं तुम्हें बताऊंगा। मासूम लोमड़ी के नशेई किसे कहते हैं? वो गुस्से से कमरे में दाएं बाएं घूम रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो जावी से अभी इसी वक्त निकाह कर ले, और फिर उसे बताए कि उसके लफ्जों का क्या मतलब था। वो सिगरेट पीता था, हद से ज्यादा पीता था, और ये बात खुद भी जानता था। लेकिन उसके लिए नशेई लफ्ज इस्तेमाल करना उसे आग लगा गया था। ये लफ्ज नशेई उसे किसी गाली से कम महसूस नहीं हो रहा था। मैं तुम्हारी हर गलती, हर हरकत को भूलकर तुमसे शादी के लिए तैयार हुआ था, लेकिन अब हिसाब होंगे। मैं तुमसे एक एक चीज का हिसाब लूंगा। बहुत गलत किया तुमने जाविश, बहुत गलत किया। मेरे दिल में उतर कर, अपना मुकाम बनाकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम ये सब कुछ तब कहती जब साहिर शाह के लिए तुम कुछ भी ना थी, तो मैं तुम्हें माफ कर देता। लेकिन अब नहीं। मेरे दिल में रहकर तुम मेरे खिलाफ बकवास करोगी तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो अपनी सोचों में सिगरेट सुलगाए मुसलसल धुआं फिजा की नजर कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। वो अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके यहाँ तक आई थी। वो नहीं जानती थी कि साहिर उसके इनकार पर किसी तरह से रिएक्ट करेगा। वो कितनी ही देर दरवाजे पर खड़ी रही। दरवाजा बजाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन हिम्मत तो करनी थी। आखिर उसे शादी से इनकार करना था, जो फिलहाल बेहद मुश्किल मरहला था।
लेकिन उसे यकीन था कि उसके इनकार को वो समझ जाएगा और यकीनन वो खुद ही इस शादी से इनकार कर देगा। लेकिन वो उसे क्या वजह बताएगी शादी ना करने की? अगर मैंने ये कह दिया कि मैं इसलिए उनसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो सिगरेट पीते हैं, तो ना जाने वो क्या मतलब निकालेंगे। नहीं, ये नहीं कहूंगी, कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, ये कह देती हूँ कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अपने पहले प्लान को फेल होते देखकर उसने जल्दी से अपने दिमाग के घोड़े फिर से दौड़ाए थे। या अल्लाह, नहीं, अगर ऐसा कह दिया तो कहीं वो मुझे खुद अपने हाथों से ना गोली मार डालें। ये बात बाबा साईं तक चली गई तो नहीं नहीं, तौबा तौबा, मैं भरी जवानी में मरना नहीं चाहती। तो फिर क्या कहूंगी? वो मेरी बात को फौरन समझकर खुद ही शादी से इनकार कर दें। या अल्लाह, कुछ तो करें, मेरे दिमाग में कोई अच्छा सा आइडिया आइडिया दें। वो ऊपर आसमान की जानिब देखती, अल्लाह से दुआ मांगती, दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। पहली दस्तक पर दरवाजा ना खुला तो उसने हिम्मत करके दोबारा दरवाजा खटखटाया था, जब अचानक क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुला और सुर्ख आंखें लिए उसे घूर रहा था। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो एक नजर उसे देखती अजीब सी कश्मकश का शिकार हो रही थी जब अचानक साहिर ने रास्ता छोड़ दिया। वो अंदर दाखिल हुई तो अचानक ही दरवाजा बंद हो गया। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो दरअसल आपको शायद पता होगा कि घर में मेरे और आपके निकाह की बात चल रही है और ये लोग सभी हमारा निकाह करने की प्लानिंग बना रहे हैं और आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आप इस शादी से, मेरा मतलब है अगर एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो शादी के चक्कर में पड़ने की जरूरत क्या है? इसीलिए आपसे शादी से मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना बंद करो। अगर तुम्हें इस शादी से इनकार करना है तो कर दो, लेकिन मुझे इस शादी पर कोई एतराज नहीं है। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी कर रहा हूँ, क्योंकि पाइप की मार को भूला नहीं हूँ मैं। वो उसे देखते हुए अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। तो क्या मतलब आपकी इस बात का? वो हैरानगी से उससे पूछने लगी। उसे सच में उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मतलब तो मैं तुम्हें कल बताऊंगा, निकाह के बाद, क्योंकि कल जब हमारा निकाह होगा तो हम दोनों में एक गहरा ताल्लुक बन जाएगा, जिसके बाद तुम्हें मतलब समझाना मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा। वो बहुत अजीब से अंदाज में बात कर रहा था। आप पता नहीं क्या कह रहे हैं। मैं तो बस ये कहने आई थी कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती और इसके लिए तुम 2 से 3 वजूहात भी लाई होगी। क्या वजूहात हैं तुम्हारी? सबसे पहली वजह, शायद मैं गुस्सा करता हूँ। दूसरी वजह, फजूल में रोब झाड़ता हूँ। और तीसरी वजह, मैं नशई हूँ। इसके अलावा भी कोई वजह है तो बता दो। वो गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला तो उसने एक नजर उसे देखा और फिर निगाहें चुरा ली। वो ये सब कुछ कैसे जानता था? ये बातें तो उसने आज तक सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के सामने ही की थी, तो उसको कैसे पता चल गई? मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं किसी और, खबरदार। उसके अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि अचानक साहिर ने उसे बाजुओं से थामकर अपने बेहद नजदीक कर लिया। वो उसके करीब तर खड़ा उसका नाजुक चेहरा अपने हाथों में मजबूती से कैद करता अपनी नजरों के सामने लाया था। खबरदार, जो अपने दिलो दिमाग पर किसी और का साया भी पड़ने दिया। तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ साहिर शाह की। सिर्फ मेरा हक है तुम पे। खबरदार, जो तुमने मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी, दूसरी सांस लेने के काबिल नहीं बचोगी। इस तरह से सांसें छीन लूंगा। याद रखना, साहिर शाह की अमानत हो। अपने आप को मेरे नाम के साथ सोचना शुरू कर दो, क्योंकि अब ताहयात तुम्हें इस नाम के साथ जीना है। वो उसे अपने बेहद करीब किए बोल रहा था। उसके मुंह से सिगरेट और जिस्म से स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल अजीब सा माहौल बना रही थी। उसके अंदाज पर वो बुरी तरह से घबरा गई थी। वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, जबकि उसके बेहद करीब वो बस हैरानगी से देख रही थी। वो पहले भी उससे खौफजदा रहती थी, लेकिन आज उसने सचमुच में उसे डरा दिया था। वो एक लम्हे में उसे खुद से दूर करता पीछे हटा। जाओ, जाकर निकाह की तैयारी करो, मासूम लोमड़ी, क्योंकि अब से तुम मेरी हो और तुम्हें सारी जिंदगी इस नशई के साथ गुजारनी है। याद रखना, मेरी हो तुम। सिर्फ साहिर शाह की। उसकी आंखों में आंखें डाले वो 2 कदम पीछे हटता बेड से सिगरेट की डब्बी निकालकर एक और सिगरेट सुलगा चुका था, जबकि जाविश अगले ही लम्हे बिना कुछ भी सोचे कमरे से बाहर भाग गई। वो क्या कह रहा था उसे कुछ समझ नहीं आया। उसकी हालत बहुत अजीब हो रही थी। उसने सच में उसे परेशान कर दिया था। वो उससे खौफजदा हो चुकी थी। तो क्या अब कल इनके साथ मेरा निकाह हो जाएगा? वो अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाती खुद से सवाल कर रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार साहिर की सुर्ख आंखें आ रही थी।
اس نے سچ میں اسے آج ڈرا دیا تھا۔ وہ اسے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، انہیں اندر آنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی، وہ آسانی سے اندر آ چکے تھے۔ حویلی کے اندر کافی اندھیرا تھا۔ ساحر سائی نے اپنے کتوں کو آج اس لیے باندھ دیا تھا تاکہ مہمان ڈسٹرب نہ ہو، جبکہ گھر کے گارڈ بھی گھر میں شادی ہونے کی وجہ سے بالکل بے فکر ہو کر آرام کر رہے تھے۔ کس طرف جانا ہے؟ دلہن کا کمرہ کون سا ہے؟ تم ساری انفارمیشن لے کر آئے ہو نا؟ ہمیں کسی بھی طرح اپنا کام کر کے جانا ہے، ورنہ ملک صاحب کو تو تم جانتے ہی ہو، کوئی بھی کام ادھورا چھوڑا تو وہ ہمارا وہ حال کریں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ ملک صاحب اپنے کام کے معاملے میں بہت سخت ہیں، یاد رکھنا یہ ان کے بیٹے کی ساری زندگی کا سوال ہے۔ ہم دارم سائیں کو اس حد تک خوفزدہ کر دیں گے کہ وہ دوبارہ ملک صاحب کا نام لیتے ہوئے بھی 1000 بار سوچے گا۔ یاد رکھنا دارم سائی کی منقوہ زندہ نہیں بچنی چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں جناب، ہم اس طرح سے آگ لگائیں گے کہ ان کا زندہ بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں ان سب میں سے اس کا کمرہ کون سا ہے؟ آج تو اس گھر سے میت ضرور اٹھے گی۔ اس کا آدمی اس سے پوچھتے ہوئے یقین دلانے لگا۔ اس کا کمرہ اوپر سے دوسرا ہے اور ہم نے آگ بھی اسی کمرے میں لگانی ہے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ آگ لگنے سے پہلے ہی ہمیں وہاں سے نکل جانا ہوگا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کام کس طرح سے ہوا۔ بس دارم کو ملک صاحب سے پنگا لینے کی سزا دینی ہے۔ وہ اسے سمجھاتا، اسے اوپر کمرے کی جانب جانے کا اشارہ کرتا، وہیں سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ ایک نظر پوری حویلی کی طرف دیکھتا آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ صبح کے 3:30 بج رہے تھے۔ اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جاگ رہا ہو۔ شاید شادی کی تیاری اور تھکاوٹ کی وجہ سے سب لوگ گہری نیند میں اتر چکے تھے۔ وہ سیدھا اسی کمرے کی جانب گیا تھا جہاں کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا۔ کمرے کو لاک نہیں کیا گیا تھا۔ وہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر پڑا وجود گہری نیند میں تھا۔ اس نے بنا آواز پیدا کیے کمرے میں پیٹرول چھڑکنا شروع کیا، شیشے سے لے کر پردے۔ اس نے کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی جہاں اس نے پیٹرول نہ چھڑکا ہو۔ اس کے بعد اس نے ایک نظر پڑے وجود کو دیکھا تھا۔ کمرے میں روشنی ہونے کی وجہ سے وہ اسے صاف دیکھ سکتا تھا۔ وہ کافی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس انسان کو افسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں اتنا خوبصورت وجود موت کو گلے لگا رہا تھا، لیکن شاید اس کے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس پر کلوروفارم چھڑکی اور آہستہ سے نور کے چہرے کے قریب کر دی۔ پیاری لڑکی، اس کے بعد تم زندہ نہیں بچ پاؤ گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ اسے نیند میں بے ہوش کر چکا تھا۔ اس نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ آگ لگنے کے بعد وہ شور مچا کر کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا نہ سکے۔ وہ آگ لگاتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، کسی کو بھی پتا نہ چلا، اس لیے اس نے دروازے اور کھڑکیاں لاک کر دی تھی۔ عجیب سی بدبو گھر میں پھیلنے لگی تھی جو ہر کمرے میں جا رہی تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ زرنش جاگ رہی تھی، جبکہ زاوش اور ثانیہ گہری نیند میں تھیں۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تھی، لیکن اس کمرے سے باہر آتے ہی اس کی چیخ بلند ہوئی۔ نور کے کمرے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ زرنش کی چیخیں سنتے ہوئے اصغر صاحب تیزی سے باہر آئے۔ اوپر نور کے کمرے کو آگ لگی ہوئی تھی، جبکہ زرنش پاگلوں کی طرح چیختے چلاتے دارم سائی کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ شور شرابہ سنتے ہوئے سارے ہی اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ نور کے کمرے کو آگ لگتے دیکھ کر دارم تیزی سے نور کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی زیادہ آگ بھڑک جانے کے باوجود بھی نور نے کسی کو بھی مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا تھا۔ دارم سائی بھاگتا ہوا دروازے کے اندر جانے لگا جب اچانک سنان نے اسے تھام لیا۔ سنان کے پیچھے ہی ساحر بھی اسے پکڑنے میں لگ گیا تھا، کیونکہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بنا آگے بڑھ رہا تھا۔ دارم سائی، ہم آگ بجھا رہے ہیں، وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ چھوڑ دو مجھے ساحر سائی، میں تمہاری کوشش کی خاطر اپنی جانم کی زندگی مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکیلتا واپس دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ بند تھا، لیکن کھڑکی سے آگ کی لپیٹیں باہر تک آ رہی تھی۔ آگ بری طرح سے پھیل چکی تھی اور یقیناً اب تک یہ آگ اس کی نور کو نقصان بھی پہنچا چکی ہوگی۔ پاگل پن مت کرو دارم سائی، رک جاؤ، تم لوگ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، آگ بجھاؤ۔ وہ ملازموں پر چلایا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے لیے دارم سائی کو کنٹرول کرنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ ساحر سائی، میں کہتا ہوں چھوڑو مجھے، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دھکا دیتا بے حد غصے سے گرایا تھا۔ ساحر سائی جہاں اس کے دھکے پر اسے الگ ہوا تھا، وہ سنان سائی بھی ذرا پیچھے ہٹ گیا، جبکہ وہ ان دونوں کو دیکھے بنا دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ دروازے کو 2-3 دھکے مارنے کے بعد وہ کھل گیا۔ وہ بنا اپنی جان کی پرواہ کیے تیزی سے کمرے کے اندر چلا گیا تھا اور اس کے اندر جاتے ہی سب پریشان ہوئے تھے۔
अंदर हर चीज को आग लगी थी। कोई चीज ऐसी ना थी जिसको आग ना लगी हो। पूरे कमरे में आग बुरी तरह फैल चुकी थी। यहाँ तक के बेड की चादर को भी आग लगी हुई थी, जबकि नूर उसी बेड पर पड़ी थी। वो तेजी से नूर के करीब आया, जब अचानक शीशा गिरकर उसके बाजू पर आ गिरा। शीशे को पीछे फेंकता वो दर की तरफ भागा था। उसने दर के गालों को हाथों से थपथपाया। दर, दर, दर उठो! वो उसे 2-3 बार जगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दर के वजूद में किसी किस्म की कोई हरकत पैदा ना हुई थी। वो उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ चुका था, लेकिन दर को तो जैसे दुनिया जहां का होश ही नहीं था। उसे इस तरह बेहोश देखकर वो परेशान हो गया था। कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया। उस सोच के आते ही वो जैसे पागल हो गया था, और पागलों की तरह कभी उसके हाथ पैर देखता तो कभी उसके गाल थपथपाता। उसे होश में आते ना देखकर वो तेजी से उसे अपने बाजुओं में भरे कमरे से बाहर निकालने लगा। शीशा गिरने की वजह से उसके हाथ पर बहुत बड़ा जख्म हो चुका था। मुलाजिम आग को बुझाने की कोशिश में मगन थे, जबकि नूर को बेहोश देखकर सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे। नूर को क्या हुआ है दारम साईं? ये ठीक तो है ना? सरमद शाह तेजी से सीढ़ियां उतरते उसके साथ आ रहे थे। चाचा साईं, मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, आप परेशान ना हो। मैं आपको फोन करके बताता रहूंगा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। वो उन्हें समझाकर उसे लिए घर से बाहर निकल गया। दारम साईं को बाहर जाते देख साहिर साईं ने भागकर गाड़ी निकाली थी, जबकि सनान साईं भी तेजी से उसके साथ ही आया था। सब घर वाले परेशान हो चुके थे। शादी वाले घर में इस तरह का वाकया पहली बार हुआ था। क्या ये सब कुछ नूर ने जानबूझकर किया था कि इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त कोई भी सोचने की कंडीशन में नहीं था। सबको सिर्फ और सिर्फ नूर की परवाह थी, जिसकी जान इस वक्त खतरे में थी। सनान ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और नूर को गाड़ी की पिछली सीट पर दारम साईं के साथ लेटाने में मदद की थी। साहिर ने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की थी। वो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना चाहता था। बज़ाहिर तो नूर के जिस्म पर किसी किस्म की कोई चोट नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसका बेहोश होना उन्हें परेशान कर गया था, जबकि दारम साईं के बाजू पर जलने का बहुत बड़ा निशान था। दारम साईं, आपके बाजू पर भी काफी गहरी चोट लगी है। आपका बाजू जल चुका है। साहिर ने उसका ध्यान उसके बाजू की जानिब दिलाया था। साहिर साईं, मेरे बाजू की परवाह मत करो, तुम जल्दी अस्पताल पहुंचाओ। नूर का सर अपनी गोद में रखे उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त उसकी जिंदगी की जान खतरे में थी। वो कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता था। तुम सच कह रहे हो ना? वो जिंदा तो नहीं बचेगी ना? देखो, अगर वो लड़की जिंदा बच गई ना तो मुझे बहुत नुकसान होगा, ये बात याद रखना। मलिक को जैसे ही खबर मिली थी कि उसका आदमी काम करके वापिस आ गया है, उसने सबसे पहले उसे फोन किया था। अरे जनाब, आप भरोसा रखें, मैंने आपको यकीन दिलाया है ना, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अब तक तो वो लड़की सुकून की नींद सो चुकी होगी। मैंने कमरे को पूरी तरह से आग लगा दी थी। उस लड़की के जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब आप भी आराम करें, सुबह होते ही आपको इस शादी वाले घर से मौत की खबर मिल जाएगी, और फिर आप दारम साईं को इस निकाह की मुबारकबाद देने के लिए फोन जरूर कीजिएगा, ताकि उसे पता चल जाए कि उसने किससे दुश्मनी की है। और मैं आपसे वादा करता हूँ मलिक साहब कि आज के बाद दारम साईं कभी आपके रास्ते में आने की गलती नहीं करेगा। लेकिन आप मेरे काम की रकम कब तक अदा करेंगे, ये बता दीजिएगा। वो कहते हुए फोन रख चुका था, जबकि मलिक बहुत खुश था, बेहद खुश। उसे जैसे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो चुकी थी। उसने जल्दी से अपने मोबाइल से इस आदमी को पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। आखिर उस आदमी ने उसका बहुत बड़ा काम किया था, ये तो उसका हक था। तुमने मुझसे पंगा लेकर खुद मुझसे दुश्मनी मोल ली है दारम साईं। मुझे यकीन है कि आइंदा मुझसे बात करते हुए भी तुम नजर झुका कर बात करोगे। ये बेहोश हुई नहीं है, इन्हें बेहोश किया गया था। ये तो खुदा का शुक्र है कि आप लोग वक्त पर पहुंच गए, वरना कुछ भी हो सकता था। फिलहाल वो बेहोश हैं, इन्हें बेहोशगी की दवा सुंघाई गई है। साईं, ये एक मारने की कोशिश थी, पूरा प्लान करके इनकी जान लेने की कोशिश की गई है। हो सकता है आपके किसी दुश्मन ने ये काम किया हो। अगर आप लोगों को कमरे में पहुंचने में थोड़ी और देर हो जाती तो शायद ये अपनी जान की बाजी हार जाती। जो बेहोश करने के लिए दवाई इन्हें सुंघाई गई है वो इस हद तक खतरनाक है कि अगले 4 घंटे तक इनका होश में आना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन आप परेशान ना हो, अब वो खतरे से बाहर हैं। आए साईं, अब आपको भी पट्टी बांध देते हैं। आपको बहुत चोट लगी है, पूरा बाजू जल गया है। ये आपके लिए काफी नुकसानदेह है, जख्म काफी गहरा है। उनके गांव का डॉक्टर रजा उसे देखते हुए कहने लगा। साईं, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये बहुत गहरी चोट है, प्लीज समझने की कोशिश करें। जब तक मेरी दर को होश नहीं आ जाता
तब तक मेरे सामने किसी भी किस्म की बकवास करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, जाकर उसे देखो, मैं ठीक हूँ। आई मेरी बात समझ में? मुझे इस वक्त कोई भी फजूल बात नहीं सुननी। वो उसे देखते हुए गुस्से से बोला तो डॉक्टर नजर झुकाता वहां से तेजी से निकल गया। अपने गांव के इस सरदार की सफाकियत के किस्से कहानियां तो उसने भी सुन रखे थे। वह क्यों अपनी जान खतरे में डालता, जबकि उसका साईं खुद ही कुछ सुनना नहीं चाहता था। सनान साईं, नूर कैसी है मुझे बताएं, घर में बहुत ज्यादा परेशान है। साईं ने अपनी तबीयत खराब कर ली है। बच्चियों ने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली है। ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर की खुशियों को। मेहमान भी अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। पता नहीं वहां मेरी बच्ची किस हाल में है। तुम्हारे चाचू साईं कह रहे थे कि निकाह की रस्म मुलतवी कर देते हैं। जो कुछ हुआ उसके बाद निकाह का होना तो तकरीबन नामुमकिन सी बात है। हम ना फोन कान से लगाए बेहद परेशानी से कह रही थी। चाची साईं फिक्र न करें, अब नूर बहुत बेहतर है। वो बेहोश है। इस वक्त जैसे ही उसे होश आता है हम उसे घर ले आएंगे और निकाह मुलतवी करने की हरगिज कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक हादसा था और हादसे जिंदगी में होते रहते हैं। हम अपनी जिंदगी की खुशियां इन हादसों की नजर तो नहीं कर सकते। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और निकाह की तैयारियां मुकम्मल करें। नूर को जैसे ही होश आएगा हम उसे घर ले आएंगे। वो अब पहले से बहुत बेहतर है, उसने समझाते हुए कहा। नूर एक बार घर आ जाती तो हम आराम सुकून से सारी रस्म करते। मेरे ख्याल में अभी निकाह की रस्म करना मुनासिब नहीं। आमना चाची ने कुछ सोचते हुए फिर से कहा। चाची, क्यों मुनासिब नहीं? माशाल्लाह से नूर अब बहुत बेहतर है और हम अपनी जिंदगी में आने वाले दुखों और तकलीफों की वजह से अपनी खुशियों से मुंह फेर लेंगे क्या? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप आराम से निकाह की तैयारियां करें। नूर को जैसे ही होश आता है हम उसे लेकर घर वापस आ जाएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, नूर पहले से बहुत बेहतर है। वो उन्हें समझाते हुए फोन रख चुका था। यकीनन अचानक होने वाले हादसे ने सबको परेशान कर दिया था, लेकिन सोचने वाली बात थी कि आखिर ये हरकत की किसने थी और क्यों। दारम साईं उसके करीब ही बैठा हुआ था और उसका हाथ दारम के हाथ में कैद था। मेहंदी से सजे हाथों पर उसका नाम था। जब आहिस्ता से नूर ने अपनी आंखें खोली, अपने आप को अनजान जगह देखकर पहले तो वो खुद परेशान हो गई थी, फिर अपना हाथ दारम के हाथ में देखकर उसे दूसरा झटका लगा था। उसने जरा सा उठने की कोशिश की तो दारम उसके बिल्कुल करीब आ गया। आराम से बैठी रहो, उठने की जरूरत नहीं है। वो उसके करीब होता उसे सहारा देने लगा। मैं यहाँ कैसे? कौन लाया मुझे और क्यों? उसे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था जो उसे अस्पताल लाया जाता। वो तो बिल्कुल ठीक थी। तुम्हें जान से मारने की कोशिश की गई है दर। किसी ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है। तुम्हारे पूरे कमरे में आग लगा दी गई थी। वो पता नहीं कैसे जरनिश ने महसूस किया तो वो कमरे से बाहर निकली। अल्लाह का बड़ा करम है जो तुम बिल्कुल सही सलामत हो, वरना कुछ भी हो सकता था। वो उसके करीब बैठा था, उसे आहिस्ता आहिस्ता बताने लगा। वो तो खुद हैरान थी उसकी बातें सुनकर। मतलब कि वो मरने जा रही थी और उसे खुद कोई खबर ही ना थी। अपने बारे में सोचते हुए, अपनी मौत के बारे में सोचते हुए वो काफी ज्यादा खौफजदा हो गई थी। उसे रोना आने लगा जब उसकी नजर दारम साईं के बाजू पर पड़ी। आपने मेरी जान बचाई है, वो उसका हाथ देखते हुए पूछने लगी। उसने अंदाजा लगाया था उसका जख्म देखकर। कोई एहसान नहीं किया, ये फर्ज है मुझ पर। तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा लिया है मैंने। उसके आंसू साफ करता वो उसे अपने साथ लगा गया था, जबकि वो उसके सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। वो अपनी मौत के इतने करीब थी और अगर वो मर जाती तो शायद उसे खबर भी ना होती। क्या मौत इतनी बेखबर कर देती है? और अगर वो मर जाती तो? ये सोच आते ही उसे और ज्यादा रोना आने लगा। उसके सीने में मुंह छुपाई फिसकने लगी। मौत का खौफ पूरी तरह उस पर हावी हो गया था। दारम साईं आहिस्ता से उसकी पीठ से हिलाता उसे यकीन दिला रहा था कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा, हमेशा उसकी हिफाजत करेगा, उसके साथ रहेगा। दारम साईं, घर चले प्लीज, मुझे यहाँ नहीं रहना, उसे देखते हुए बोली। दारम साईं ने आहिस्ता से उसका चेहरा अपने हाथों से साफ किया और हाँ में सर हिलाया। हाँ, वापस चल रहे हैं, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। उसे खुद से अलग करता वो उसके करीब से उठा जब उसका फोन बजने लगा। अपने फोन पर अनजान नंबर से कॉल आते देखकर वो कमरे से बाहर निकलता फोन उठा चुका था। कैसे हो दारम साईं? यकीनन अपनी मनकूहा के जनाजे की तैयारियों में मसरूफ हो गए। दूसरी तरफ से उभरने वाली मलिक की आवाज को वो बहुत आसानी से पहचान गया था। तो ये हरकत इस आदमी ने की थी। दारम साईं के माथे की रगें बाहर आने लगी थीं। अगर वो उसके सामने होता तो यकीनन वो उसका कत्ल कर देता। नहीं, मैं तो अपनी मनकूहा के जनाजे की तैयारियां नहीं कर रहा, मगर तुम जरूर अपने बेटे के जनाजे की तैयारी मुकम्मल कर लो मलिक, क्योंकि अब जेल से बाहर तुम्हारे बेटे की लाश ही आएगी।
فی الحال تو میں اپنے نکاح کی تیاریوں میں مصروف ہوں، لیکن یہ مت سوچنا کہ تمہاری یہ حرکت دارم سائیں معاف کر دے گا۔ اپنے کندھے مضبوط کر لو، بہت جلد تم اپنے کندھوں پر اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھاؤ گے۔ میں نے آج تک اپنی کسی لڑائی کو اپنے گھر تک نہیں آنے دیا، ہمیشہ سب کچھ باہر ہی ہینڈل کیا ہے، لیکن آج تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ میرے گھر پر نظر اٹھا کر دیکھنے کی غلطی کر کے تم میری نظر میں آ گئے ہو، اور جو ایک بار دارم شاہ کی نظر میں آ جائے اسے معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں ملتا، یاد رکھنا۔ اس بار وار میں کروں گا، تم سہنے کے لیے تیار رہنا۔ وہ غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف ملک اس کے انداز سے سچ میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ تو کیا اس کی منقوہ زندہ تھی؟ کیا اس کا پلان فیل ہو چکا تھا؟ کیا اس کا آدمی اسے جھوٹ بول رہا تھا؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ روشنی پھیلتے ہی وہ نور کو گھر واپس لے آئے تھے۔ گھر میں مہمان جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ آج نکاح کی رسم ادا ہونی تھی۔ نور کو اندر آتے دیکھ کر سب سے پہلے ہمنا چاچی اس کی طرف آئی تھی۔ میرے مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری بچی صحیح سلامت ہے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ نور، میری جان، کیسی ہو تم؟ ٹھیک تو ہو نا؟ اللہ تمہیں میری زندگی بھی لگا دے۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے جو اتنے خوبصورت خوشیوں کے ماحول میں ایسا حادثہ پیش آیا، لیکن اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے، اس نے کچھ بھی برا ہونے سے بچا لیا۔ میں آج ہی تمہارا صدقہ دیتی ہوں، جب سے پاکستان آئی ہو تم پر بری نظر کا سایہ ہے۔ میں اپنی بیٹی کو کسی کی گندی نظر نہیں لگنے دوں گی۔ وہ آہستہ سے اپنے ساتھ لگائے اسے اندر لے آئی تھی، جبکہ ان کی فکر مندی پر نور شرمندہ ہونے لگی تھی۔ سب لوگ باری باری آ کر اس سے ملنے لگے، ہر کسی کے لہجے میں اس کے لیے بے پناہ محبت سمٹی ہوئی تھی۔ کتنی پرواہ کرتے تھے یہ سب لوگ اس کی، کتنی عزیز تھی وہ ان سب کے لیے۔ سرمد شاہ کی طبیعت ہی خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کے واپس آنے کا سن کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ انہیں دیکھتے ہی سارے گلے شکوے بھلائے وہ ان کے پاس آئی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ موت کے ڈر نے شاید اسے باپ کے رشتے کی اہمیت سمجھا دی تھی۔ وہ اتنی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کہ ابھی تک اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ بابا سائیں، آج میں مرنے والی تھی۔ ان کے گلے سے رگتی سسکی تھی۔ نہ بیٹا سائیں، اللہ نہ کرے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ یہ تو خدا کی کرم نوازی ہے کہ تم صحیح سلامت گھر واپس آ گئی ہو۔ یہ صرف ایک حادثہ تھا، اور ایسے حادثوں کو برا وقت سمجھ کر بھول جانا چاہیے۔ بس اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچو، کسی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دارم سائیں ہے نا تمہاری حفاظت کے لیے۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے دارم سائیں جیسے انسان کو تمہارا محافظ چنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم پر آنے والی مصیبت کو پہلے دارم سائیں جیسی چٹان کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب مجھے یقین ہے اگر میں نہ بھی رہا تب بھی دارم سائیں تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھے گا، کیونکہ شہزادے اپنی شہزادی کو شہزادیوں کی طرح ہی رکھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری بیٹی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ دارم سائیں کے ساتھ تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ بس اس کو سمجھنا، اس کی محبت کو سمجھنا، خدا نے بہت پیارا شخص تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ آہستہ آہستہ سمجھا رہے تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس ان کے سینے پہ سر رکھے انہیں سن رہی تھی۔ آج ان کا نکاح تھا۔ نور نکاح کا وہ دن بھی نہیں بھولی تھی، لیکن پھر بھی صرف اس کے ذہنی سکون کے لیے اس کا نکاح دوبارہ کروایا جا رہا تھا۔ ہر کوئی اس سے پیار کر رہا تھا، اس کی خیر خیریت دریافت کر رہا تھا۔ سب کی نظروں میں اس کے لیے بے تحاشا محبتیں تھیں، فکر مندی تھی۔ وہ سب کتنی پرواہ کرتے تھے اس کی۔ وہ آج تک ان سے دور تھی، کبھی ان سے مل نہیں پائی تھی، ان کی محبتوں کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ کتنے خوبصورت رشتے ہوتے ہیں انسان کے پاس جن سے وہ انجان رہتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، وہ لوگ تمہیں اپنی باتوں میں پھنسا لیں گے۔ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا میں نے کہا تھا۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ تمہارے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کریں گے، جذبات پیدا کریں گے، جس کے بعد تم انہیں چھوڑ ہی نہیں پاؤ گی۔ اور پھر وہ جو تمہارے خواب ہیں نا، جو دیکھ کر تم یہاں سے وہاں گئی تھی، سب ادھورے رہ جائیں گے۔ اور پھر جب تم پوری طرح ان کے جال میں پھنس جاؤ گی، تب وہ لوگ اپنے اصل چہرے دکھائیں گے۔ تب تمہیں پتہ چلے گا کہ جو تمہاری ماں کہتی تھی وہی صحیح ہے۔ میری جان، ایک بات یاد رکھنا، اس دنیا میں کوئی بھی ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتی ہو۔ میں تمہارے باپ کی محبت کو غلط نہیں کہتی۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہو، لیکن باقی سب، تم خود سوچو کہ باقی سب لوگ تم سے پیار کیوں کریں گے؟ بھلا ان سب کو تم سے محبت کرنے کا کیا فائدہ؟ اور اپنے باپ کی دوسری بیوی جو تمہیں بہت بہتر لگ رہی ہے، وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ کیونکہ وہ تمہارے باپ کی نظر میں اچھا بننا چاہتی ہے۔ وہ اسے یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ وہ اس کی پہلی بیوی میں ہونے والی اولاد کو اتنا ہی چاہتی ہے جتنا اپنی سگی اولاد کو چاہتی ہے۔
لیکن اتنا اچھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اتنا تو تم بھی جانتی ہو، اور باقی صرف سب بہانے بازیاں ہیں جو آہستہ آہستہ تمہارے سامنے آئیں گی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ 6 مہینے میں اپنے دل کو تھوڑا مضبوط کر لو، کیونکہ کل جس چیز سے فائدہ تمہیں ہونے والا ہے وہ دولت ہے، یہ رشتے داریاں نہیں۔ اس لیے بہتر ہے ان رشتوں کو ایک طرف رکھ کر اس دولت پر توجہ دو جو فیوچر میں تمہارے کام آئے گی، اور ان سب لوگوں کو اوقات میں رکھو۔ اور جہاں تک بات ہے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، تو ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی نے تم پر جان لیوا حملہ کیا ہو، کیونکہ آخرکار تم ان لوگوں کی جائیداد میں حصہ دار بننے والی ہو۔ لوگ دولت کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتے، ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی نے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی ہو۔ نور نے اسے فون کیا تھا صرف یہ بتانے کے لیے کہ آج صبح وہ مرتے مرتے بچی ہے، لیکن سمرا نے آگے سے اسے ایک اور ہی کہانی بنا کر سنا ڈالی تھی۔ لیکن نور کو افسوس اس بات کا تھا کہ اس عورت نے اسے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ وہ ٹھیک تو ہے، اسے کچھ ہوا تو نہیں۔ لیکن وہ جو کچھ سمجھا رہی تھی ٹھیک ہی تو تھا، دولت کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ دولت کے لیے ہی تو اس عورت نے اتنے سال پہلے اسے بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس نے بنا اس کی کوئی بھی بات سنے فون کاٹ دیا۔ اب وہ مزید اپنے دماغ کو کسی ٹینشن میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ تو اب میں اتنی گئی گزری ہو گئی ہوں کہ ساحر شاہ نے بھی میرے لیے انکار کر دیا، وہ آئینے کے سامنے کھڑی ماں سے کہہ رہی تھی۔ نہیں میری جان، ایسی بات نہیں ہے، تمہاری پھپھو سائی نے پہلے بات کر لی، اور تمہارے پاپا سائی کے لیے دونوں رشتے مناسب تھے۔ پھر اچھا ہی ہے کہ تم دارم سائی سے بھی دور ہی چلی جاؤ، تاکہ پرانی چیزیں تمہیں تکلیف نہ دیں۔ اور آرش کوئی غیر تو نہیں ہے، ہمیں تو خوشی ہے کہ آرش کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے۔ اب تم بھی اپنی پھپھو سائی کے سامنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا۔ اب وہ صرف تمہاری پھپھو سائی نہیں بلکہ ہونے والی ساس بھی ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، ان تمام رشتوں کی نزاکت کو بھی وہ ٹھیک سے سمجھ جائے گی۔ دیکھو بیٹا، ساری زندگی اسی ایک شخص کے نام پر خراب کرنے سے بہتر ہے کہ اس زندگی کو بھرپور طریقے سے جیا جائے۔ تمہارے دل میں دارم سائی کا خیال لانے والی میں تھی، میں اپنی غلطی کو قبول کرتی ہوں، لیکن یوں اپنی زندگی کو ایک جگہ روک کر مجھے بار بار شرمندہ مت کرو۔ زرین بیگم اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو وہ لمحے میں ان کے ہاتھ تھامتی ان کے سینے سے لگ گئی۔ اماں سائی، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، پلیز یوں نہ کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ تو میں کیا کروں؟ ثنا، تم ہی بتاؤ، میں تمہیں دیکھ دیکھ کر شرمندہ ہوتی ہوں کہ تمہیں اس حال میں دیکھ کر میری روح تڑپتی ہے کہ میری بیٹی آج میری وجہ سے اس حال میں ہے۔ تمہاری قصوروار میں ہوں، میں نے تمہیں خواب دکھایا، میں نے تمہیں یہ یقین دلایا کہ تم دارم سائی کی دلہن بن سکتی ہو، جبکہ میں جانتی بھی تھی دارم سائی ہمیشہ سے صرف اور صرف نور سے محبت کرتا ہے۔ تمہاری اصل قصوروار میں ہوں، لیکن سزا تو تم اپنے آپ کو دے رہی ہو، اور مجھ سے تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا یہ تمہارا بے رونق چہرہ، تمہاری بجھی ہوئی آنکھیں، مجھ سے نہیں سہا جاتا بیٹا سائی، میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی تو ثنا شرمندہ ہو گئی۔ کتنی بدقسمت اولاد تھی وہ، جس کی وجہ سے اس کے والدین کو اتنا کچھ سہنا پڑ رہا تھا۔ لیکن اب وہ اپنے والدین کو اپنی وجہ سے مزید امتحان میں نہیں ڈالے گی، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے والدین کو مزید تکلیف نہیں دے گی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ اب ایسا کچھ نہیں کرے گی جس سے اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ آج کے دن کے لیے اسے ایک بہت خوبصورت سفید رنگ کا شرارہ پہنایا گیا تھا، اس کے ساتھ ایک سرخ رنگ کا بھاری دوپٹہ تھا، جیولری بھی بہت ہلکی تھی، اور بالکل اس کے ساتھ میچنگ زاوش اور زرنش کی ڈریس تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہی زاوش کا نکاح بھی کیا جائے گا، لیکن اسے اچھا لگ رہا تھا۔ آج کی صبح کی شروعات کتنی عجیب ہوئی تھی، دن اتنا ہی پیارا تھا، لیکن اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ دارم سائی کے ساتھ ایک نئی شروعات ہونے جا رہی تھی، پتہ نہیں یہ آنے والے 6 مہینے کس طرح سے گزرنے والے تھے، لیکن ان 6 مہینوں میں وہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ آج اسے تیار کرنے کوئی بیوٹیشن نہیں آئی تھی، بلکہ ثانیہ نے خود ہی اسے تیار کیا تھا، اور باقی کچھ خود بھی وہ اس کام میں مہارت رکھتی تھی۔ لیکن ثانیہ کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے آپ کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی، اسے جیسے مناسب لگ رہا تھا اس نے اسے ویسے ہی تیار کیا تھا۔ ہاں، لیکن اس کے ہلکے پھلکے تیار کرنے کے بعد وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بابا سائی تو صبح سے نہ جانے کتنے ہی چکر لگا چکے تھے اس کے کمرے کے کہ آج وہ بے حد خوش تھے۔ وہ بار بار اس کے کمرے میں آتے، اس کا ماتھا چومتے اور ڈھیروں دعائیں دے کر جاتے۔ ہم نہ جانے کتنی بار اس کی تعریف کر کے نظر اتار چکی تھیں، ہر بار ہمراہ کے انداز میں سچائی محسوس کرتے ہوئے بھی وہ اسے جھٹلانے کی کوشش میں لگی رہتی۔ شاید سوتیلے رشتوں کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا،
اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا کیونکہ اس نے سگے رشتوں سے ہی دھوکے کھائے تھے۔ وہ شاید اس نکاح کے لیے کبھی تیار نہ ہوتی اگر رات بابا سائیں اس کے کمرے میں نہ آتے۔ رات بابا سائیں نے اس کے کمرے میں آ کر خود اسے نکاح کے بارے میں بتایا تھا۔ دارم سائیں بھی ان کے ساتھ تھا۔ بابا سائیں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ان کی بیٹی کبھی ان کی پسند کو جھٹلا نہیں سکتی، وقت بیکار نہیں کر سکتی، اور اپنے بابا سائیں کا مان توڑنے کی ہمت تو اس میں ہرگز نہ تھی۔ اسی لیے تو ڈھیر ساری شرطوں کے ساتھ نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ بابا سائیں اس کا ماتھا چوم کر ڈھیر ساری دعائیں دے کر گئے اور اب زرنش اور زاوش تیار ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب اندر آنے والے تھے۔ جہاں زرنش چہرے پہ خوبصورت شرمیلی سی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی، وہیں زاوش کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کر اس کی مسکراہٹ کھلکھلاہٹ میں بدل جاتی۔ ہنسو ہنسو، آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ کے نصیب میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بندہ لکھ دیا ہے جو نہ تو کبھی غصہ ہوتا ہے اور نہ ہی اسموکنگ کرتا ہے، اور میرے نصیب میں نشئی اور غصہ ہر وقت ناک پر بٹھایا ہوا۔ ان کے تو ناک کی سلطنت پر غصہ حکومت کرتا ہے۔ اللہ، میرا کیا بنے گا؟ کیا آپ کو اس وسیلے نشئی کے لیے اور کوئی لڑکی نہیں ملی تھی؟ آخر مجھے ہی کیوں بلی کا بکرا بنایا گیا؟ بلی کی بکری ابھی وہ دہائیاں دے رہی تھی کہ زرنش نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے ایک نظر مسکین سورج بنا کر اس کو دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلاتی پھر سے آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ آخر کیوں مجھے ہی کیوں بلی کا بکرا بنایا گیا؟ صنعادین کے ساتھ پرفیکٹ لگتی، دونوں خڑوس ہمیشہ خڑوس سا منہ بنا کر ایک ساتھ رہتے۔ مجھ معصوم پر یہ ظلم کیوں کیا گیا؟ جواب دیں، مجھے دنیا والوں کو تو ہمیشہ ہی معصوم لوگوں پر کبھی بھی ترس نہیں آیا۔ کیا آپ کو بھی مجھ پر ترس نہیں آیا؟ اللہ جی، میں جانتی ہوں جو آپ کے در پہ جو آنسو بہہ کر روتا ہے، آپ اس کی دعا کو جلدی قبول کرتے ہیں، لیکن میں نے ابھی میک اپ کیا ہے، اگر میں رونے لگی تو میرا سارا میک اپ بہہ جائے گا، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی کہ نکاح والے دن میرا دلہا مجھ سے زیادہ پیارا لگے۔ اور اوپر سے ثانیہ کو دیکھا ہے آپ نے کیسے بار بار کہہ رہی تھی کہ ساحر ادا زیادہ پیارے ہیں آپ سے؟ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ اس دفعہ اس نے زرنش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ زرنش جو کب سے اس کی باتیں سنتی اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی، اس کے اچانک مخاطب کرنے پر ہاں میں سر ہلانے لگی۔ کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ وہ شوق سی رونے جیسی شکل بنا چکی تھی، جس پر زرنش نے فوراً اس کی بات پر غور کرتے ہوئے نہ میں سر ہلایا۔ ارے نہیں میری جان، ایسا بالکل نہیں ہے، اور تم کس کی باتوں میں آ رہی ہو؟ ثانیہ تو بچی ہے، اس کو کیا پتا پیارا کسے کہتے ہیں اور کسے نہیں۔ تم تو حور پری ہو، پرنسس ہو، اور اس وقت بھی تم بہت حسین لگ رہی ہو، ماشاءاللہ سے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو اس کے چہرے پر تھوڑے سے رنگ نظر آئے۔ ساحر ادا سے زیادہ پیاری لگوں گی نا میں؟ اس نے یقین دہانی کرنی چاہی۔ ہونے والے شوہر کو ادا نہیں کہتے، بے وقوف لڑکی۔ زرنش نے مسکراتے ہوئے اس کی غلطی نکالی۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ یہ تو تم اپنے نکاح کے بعد انہیں سے پوچھنا کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم انہیں کیا کہہ کے پکارو۔ زرنش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو وسیلے نشئی ہی کہوں گی، اس نے خود سے فیصلہ سنایا۔ توبہ کرو لڑکی، ایک ہڈی سلامت نہیں بچے گی۔ زرنش نے ہنستے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ میرے بھائی کا نام سید دارم شاہ ہے، یاد رکھیں کوئی ساحر شاہ آ کر میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اس نے گردن اکڑا کر کہا، جس پر زرنش نے مسکرا کر ہار مان لی۔ وہ اس معاملے میں اسے کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اپنے ادا سائیں کے لیے وہ بحث کیا جنگ بھی کرنے کو تیار رہتی تھی۔ سائیں تم شادی پہ آ جاؤ نا، کل پھر بات کرتے ہیں اس معاملے پر۔ وہ فون کان سے لگائے دائیں سے بائیں گھوم رہا تھا۔ بات کیا کرنی ہے سنان سائیں؟ بہتر یہی ہے کہ تم زرنش کو پہلے ہی سب کچھ بتا دو، اس سے کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج نکاح ہونے والا ہے تمہارا، اور یہ بات جاننے کا زرنش پورا حق رکھتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ جس کا کوئی وجود ہی نہیں اس کے بارے میں بتا کر اس چیز کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کا کیا فائدہ ہے، جبکہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں سردار سائیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری آنے والی زندگی میں یہ چیز کہیں پر بھی شامل ہو۔ سردار سائیں، میں ہر چیز کو بھلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں اب اپنی زندگی میں پرانی کسی چیز کو شامل نہیں کرنا چاہتا۔ میں سب کچھ بھلا کر زرنش کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ زرنش بہت اچھی لڑکی ہے، اور میں جانتا ہوں میں اس سے بہت خوش رکھوں گا۔ میں اپنی پرانی زندگی کو جتنا وقت دے سکتا تھا اتنا دے چکا ہوں۔ اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔
اور اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہو اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے پتا ہے اگر آگے جا کر زرنیش کو اس بارے میں کچھ پتا بھی چلتا ہے تو بھی مجھے شرمندگی نہیں ہوگی، کیونکہ اس معاملے میں بے قصور تھا اور زرنیش ایک بہت سمجھدار لڑکی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے سمجھے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ زرنیش تمہیں نہیں سمجھے گی، یقیناً وہ تمہاری ہر بات، ہر مجبوری کو سمجھ جائے گی، لیکن پھر بھی میرے خیال میں نکاح سے پہلے اسے سب کچھ بتا دینا بہترین رہے گا۔ اس نے ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کی، فی الحال اسے کچھ بھی بتانا ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ زرنیش کو بتانے کا مطلب ہوگا کہ بات کو سب کے سامنے لے آنا، اور اس وقت میں سب لوگوں کے سوالوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ باقی تم آ رہے ہو نا کل شادی میں؟ تو وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا، ہاں بالکل، ہم تو آئیں گے پورے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ۔ آخر ایک نہیں تین یاروں کی شادی ہے، ہمارے بغیر شادی کیسے ہوگی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو سنان بھی کھل کر ہنسا۔ اور نہیں تو کیا، اپنا وعدہ بھول نہ جانا، بھنگڑا ڈالنے کا وعدہ کیا تھا تم نے، دنیا دیکھے گی شاہ پور کا سردار بھنگڑا ڈالتا ہے تب کیسا لگتا ہے۔ وہ اسے اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے بولا تھا، اور دوسری طرف سے کہا بلند ہوا، پھنسا رہے ہو سائیں، یہ وہ واحد کام ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تو سنان کھل کر ہنسا۔ سائیں تم نے وعدہ کیا تھا، وہ کر نہیں سکتے، سنان نے اسے یاد دلایا۔ ہاں یاد ہے مجھے، فکر مت کرو، ہم بھی وعدے سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ بس پھر تم آ جاؤ اپنا وعدہ نبھانے کے لیے، میں بھی چلتا ہوں، نکاح کی رسم شروع ہونے والی ہے۔ وہ فون بند کرتے ہوئے الوداعی کلمات کہتے باہر نکل گیا تھا، جبکہ دماغ میں ایک ہی سوچ سوار تھی، کیا اسے زرنی سے بھی کچھ چھپانا چاہیے؟ سب سے پہلے درنور اور دارم کا نکاح ہوا۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یہ ساری رسمیں پہلے بھی ہو چکی تھیں، لیکن تب وہ اتنی سمجھدار نہیں تھی کہ اس دن اس رسم کا مطلب سمجھ پاتی۔ رسم کے دوران بابا سائیں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ نکاح کے پیپر سائن کرنے کے بعد وہ ان کے سینے سے لگ گئی تھی، جو آج بے حد خوش تھے۔ اسے دارم سائیں کے سامنے پار بٹھایا گیا، بیچ میں ایک جالی نما پردہ لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد سنان اور زرنش کا نکاح پڑھایا گیا۔ زرنش کے نکاح کے دوران دارم سائیں بھی پردے کے اس جانب آ گیا تھا، لیکن اس وقت وہ بھائی ہونے کا حق ادا کرنے آیا تھا۔ باقی ساری رسم جتنی زیادہ دھوم دھام سے ہوئی تھی، نکاح اتنی سادگی سے کیا جا رہا تھا۔ سب سے آخر میں زاوش اور ساحر سائیں کی باری آئی تھی۔ ادا سائیں، بابا سائیں، میں نکاح سے پہلے بول رہی ہوں، اگر انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا یا مجھ پر غصہ کیا تو میں ان کے ساتھ بالکل نہیں رہنے والی، اور اس نکاح والے ایگریمنٹ پر بھی عمل نہیں کروں گی، اور میں ڈائجسٹ پڑھوں گی اور فلمیں اور ڈرامے بھی دیکھوں گی۔ پہلے بتا دیں سب کچھ، اور یہ بھی بتا دیں کہ ہاں بیٹا سائیں، تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں اسے، تم نکاح قبول کرو میرا بچہ۔ دارم سائیں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یقین دلایا، جبکہ اس کی سرگوشیاں دوسری طرف موجود سارے لوگوں کو سنائی دے رہی تھیں۔ سب دبی دبی ہنسنے میں مصروف تھے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتانا بھول گئی، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ پائپ کی مار بھولا نہیں ہوں میں، اس نے ایک بار پھر سے رازدارانہ انداز میں کہا، جس کی سمجھ کم از کم بابا سائیں اور دارم کو تو ہرگز نہیں آئی تھی۔ بیٹا وہ ساری باتیں ہم بعد میں کر لیں گے، مولوی صاحب تمہارے جواب کا انتظار کر رہے ہیں، پہلے انہیں جواب دو، بابا سائیں نے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر اس نے فرمانبرداری سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ نکاح شروع کر دیں، لیکن میں دارم سائیں کی بہن ہوں، اس گاؤں کے سردار کی، کوئی یہ بات بھولے نہیں، اس نے بہت جوش سے کہا۔ دارم سائیں اگر کچھ باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی کر لو، میں ابھی انتظار میں بیٹھا ہوں، بس اس بات کا خیال رکھنا کہ نکاح آج کی تاریخ میں ہونا ہے۔ دوسری طرف سے ساحر سائیں کی آواز آئی، جو باقی سب کے لیے مذاق تھا، لیکن زاوش جانتی تھی کہ یہ مذاق نہیں ہے، اور آخرکار نکاح کی رسم شروع کی گئی۔ تھوڑی دیر میں زاوش ساحر شاہ کی امانت بن گئی تھی۔ آج بارات کا دن تھا، حویلی پوری مہمانوں سے بھری ہوئی تھی، ہر طرف رنگ برنگے آنچل لہرا رہے تھے جو بے حد خوبصورت ماحول پیدا کر رہے تھے۔ سب ملازمین مہمانوں کو سنبھالنے میں مصروف تھے، جبکہ لڑکے والے بارات کو لے جانے میں اور لڑکی والے بارات کے ویلکم کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی، ہر کسی نے اپنا ہی شور شرابہ مچایا ہوا تھا۔ لڑکے کبھی باہر کے تو کبھی اندر کے چکر لگا رہے تھے، جبکہ لڑکیاں تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھیں، کیونکہ وہ ساری تو کمروں کے اندر اپنی اپنی تیاری پوری کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ رات اس کا دل بہت چاہا کہ ایک بار جا کر اپنی نئی نویلی منقوہہ کا دیدار ہی کرائے، اور یہ جو بے تکی اور فضول قسم کی شرائط اس نے نکاح سے پہلے رکھی تھی ان کا بھی حساب کر لے۔ لیکن پھر دارم سائیں کی دیر رات تک محفل جمی رہی، جس کی وجہ سے اسے اپنا پلان کینسل کرنا پڑا،
लेकिन ये बड़ा मसला नहीं था। अब तो मलका साहिबा से मुलाकात हो जानी थी। बहरहाल रुखसती तो 2 साल बाद थी, क्योंकि उसके बाबा साईं ने बड़े मजे से पूरी महफिल के बीच बैठकर कह दिया था कि रुखसती की कोई जल्दी नहीं है। जब वो लोग मुनासिब समझें तब जाविश को रुखसत कर दें। जिस पर उसने बाद में हारून साहब पर अपनी खूब भड़ास निकाली थी। आखिर उन्होंने भी तो अपने बेटे के मासूम जज्बात का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था, और फिर उन्होंने उसे यकीन भी दिलाया था कि थोड़ा वक्त गुजर जाने दो, फिर वो एक बार फिर से रुखसती की बात करके रुखसती जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसने भी साफ साफ कह दिया था कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का वक्त है। जिस तरह से आपको निकाह की जल्दी थी, अब मुझे रुखसती की जल्दी है। उसके इस तरह से कहने पर वो परेशान हुए थे, क्योंकि जाविश अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पाई थी। लेकिन उसने कह दिया था, ये आपका मसला है, मेरा नहीं। और इससे पहले कि वो कुछ भी और कहते, वो उन्हें अकेला छोड़कर वहां से खिसक गया था, क्योंकि वो उन्हें मजीद किसी भी किस्म का कोई बहाना बनाने का मौका नहीं देना चाहता था। बेटा साईं, अब आप जल्दी से जाकर तैयार हो जाएं। सुबह से घन चक्कर बने हुए हैं। असगर साहब मेहमानों से जरा फारिग होकर उस तरफ आए तो साहिर साईं को हर तरफ से उलझे हुए पाया। जी ताया साईं, इस तरफ कोई भी नहीं है, आप जरा रुकें, मैं चेंज करके बस 2 मिनट में वापिस आता हूँ। वो उनसे कहता जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके भागता था, क्योंकि थोड़ी ही देर में बारात निकलने वाली थी और उसने भी तो अपनी तैयारी करनी थी। आखिर उसने भी तो बारात के साथ जाना था। कमरे के अंदर का माहौल भी हवेली के माहौल जैसा ही था। यहाँ भी रंग बिरंगे आंचल लहरा रहे थे, पर सब लड़कियां अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल करने में मगन थीं। किसका हेयर स्टाइल अभी रहता था तो किसी का मैचिंग दुपट्टा नहीं मिल रहा था, किसी की मैचिंग ज्वेलरी गायब थी तो किसी के तो सिरे से जूते ही रूठकर कहीं छुप गए थे। हर कोई अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल करना चाहता था, जबकि मुकम्मल रेडी ब्राइड्स इन लोगों के तमाशे देख रही थीं। घर की लड़कियां तो थी ही, लेकिन रिश्तेदारों में से भी बहुत सारी लड़कियां इस वक्त वहां मौजूद थीं। और तो और मुलाजमों ने भी अलग ही तैयारी कर रखी थी। इन लोगों की तो अपनी ही धूम मची हुई थी। जरनिश को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, जबकि नूर भी ये सब कुछ पहली बार देख रही थी, इसीलिए वो भी बार बार हंसते जा रही थी। जाविश, जाओ जल्दी से नूर और जरनिश के लिए खाना ले आओ। पता नहीं इन लोगों को बाद में खाना खाने का भी मौका मिलेगा या नहीं। सना को सबसे पहले ख्याल आया था। मैं नहीं जा रही अदी, प्लीज आप सानिया को भेजें, मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। वो अपने बालों में मगन उसे सानिया की जानिब मुतवज्जा कर चुकी थी। मैं भी नहीं जा रही, मेरे तो अभी तक बाल भी नहीं बने और जूते भी छुप कर बैठ गए हैं, मुझे अभी अपनी तैयारी करनी है, आप ही जाएं। वो मुंह बनाकर कहती एक बार फिर से अपने जूतों को तलाश कर चुकी थी। इस वक्त नूर को सानिया पर बड़ा तरस आ रहा था। बेचारी के जूते न जाने कितने वक्त से छुप कर बैठे हुए थे, जिसकी वजह से वो अपनी बाकी की तैयारी भी मुकम्मल नहीं कर पा रही थी। सानिया, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हारे बाल बनाती हूँ, तब तक फौजिया बाजी मुलाजमा जूते ढूंढ देगी। उसने अचानक से सानिया को मुखातिब किया तो सानिया के साथ बाकी सब लोग भी हंसने लगी। अरे तुम लोग हंसने लगे, खुद तो तुम में से कोई भी सानिया की मदद नहीं कर रहा, और ये बेचारी खुद दुल्हन बनकर इसकी मदद करने को तैयार है, तो सबके दांत निकलने लगे हैं। जरनिश ने सबको डांटा तो सानिया जल्दी से उसके पास आकर बैठ गई, जबकि जाविश को ना चाहते हुए भी बाहर जाना पड़ा। कमरे का माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो उसने समरा को फोन करने की कोशिश की थी। जरनिश ने ही कहा था कि तुम अपनी मामा से थोड़ी देर बात कर लो, उनकी भी तो ख्वाहिश होगी तुम्हें दुल्हन बना देखना। जरनिश की इस बात पर उसने बहुत दिल से फोन करने की कोशिश की थी कि शायद सच में उनके दिल में उसे देखने की ख्वाहिश हो। वो काफी देर उन्हें फोन करने की कोशिश करती रही, लेकिन दूसरी तरफ से जब किसी ने फोन उठाया तो वो मायूस हो गई। क्या हुआ? जब किसी ने फोन ना उठाया तो वो मायूस हो गई। क्या हुआ, वो फोन नहीं उठा रही? उसे उदास देखकर जरनिश ने पूछा। यकीनन वो कहीं बिजी होंगी, वरना वो मेरा फोन उठा लेती हैं, वो शर्मिंदगी से बोली, जिस पर जरनिश ने मुस्कुराकर उसे अपने पास बुलाया। मैं जानती हूँ मेरी जान, वो यकीनन बिजी होंगी, तुम उदास मत हो, थोड़ी देर बाद कोशिश करना, तब वो फोन उठा लेंगी। उसे प्यार से समझाया तो वो मुस्कुरा दी। उसके दिल में ना जाने क्यों ये ख्वाहिश जाग आई थी कि उसकी माँ उसे दुल्हन बने हुए देखे। मैं थोड़ी देर बाद कोशिश करूंगी, मुझे यकीन है जब वो फ्री हो जाएंगी ना तो मुझसे बात करेंगी। उसने फोन रख दिया, लेकिन उसके चेहरे की उदासी जरनिश से छुपी ना रह सकी। वह सफेद रंग की शेरवानी पहने काफी हैंडसम लग रहा था, जबकि दारम साईं अभी बिल्कुल पुरसुकून कुर्ता पजामा पहने बेड पर लेटा हुआ था। दारम साईं, मेरे ख्याल में आज आपकी शादी है और थोड़ी ही देर में हमें बुला भी लिया जाएगा, तो बेहतर है कि आप भी उठकर और कुछ ना सही अपनी शेरवानी पहन लें।
میری منکوہا بہت سیدھی سادی ہے، وہ مجھے گھر کے حلیے میں بھی قبول کر لے گی، لیکن آپ کی منکوہا لندن سے آئی ہے، میرا نہیں خیال کہ آپ اسے اس گھر والے حلیے میں بلکہ اجڑا ہوا چمن کہنا بہتر رہے گا، کیونکہ ایسے حلیے میں تو آپ گھر کے اندر بھی نہیں رہتے، تو اسے کیسے قبول ہوں گے؟ سنان سائی اسے دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کی حالت پر چوٹ کرتے ہوئے بولا، سنان سائی، جب تک وہ بغیرت یہاں پر پہنچ نہیں جاتا تب تک میں کوئی تیاری نہیں کروں گا، مجھے اس پر بالکل یقین نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا اتنی شدید سردی میں مری گھومنے کی بنا کیا تک بنتی ہے۔ دارم سائی فون کان سے لگائے بے حد غصے سے اس سے بولا تھا، دارم سائی، وہ لوگ راستے میں ہیں، یہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگے گا، اور وہ بندہ رومانٹک ہے، آپ کو پتا ہے، وہ ایک جگہ ٹکنے والا ہرگز نہیں ہے۔ سردار سائیں بتا رہا تھا کہ بھابھی کو لے کر چھٹیوں پر گیا ہے، لیکن بارات شادی سے پہلے پہنچائے گا۔ اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دارم سائیں، آپ پریشان مت ہوں، اپنا رانجھا سائیں وعدے کا پکا ہے۔ سنان نے اسے سمجھاتے ہوئے یقین دلایا، جبکہ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا تھا۔ ہاں، وہ رانجھا جو سچ میں اپنی ہیٹ لے گیا، تمہارے اعتبار پر تیار ہو رہا ہوں، یاد رکھنا، اگر وہ نہیں آیا نا تو وعدہ کریں آپ شادی نہیں کریں گے، میرا مطلب ہے دلہنیا کی رخصتی نہیں ہوگی۔ وہ بےتابی سے اس کے قریب آ کر شرارت سے پوچھنے لگا، بھاڑ میں جاؤ کمینے، وہ اتنا بھی پیارا نہیں ہے کہ میں اس کے پیچھے دلہن چھوڑ دوں، وہ تو بس مجھے اس سے پیار بہت ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ میری شادی میں شامل ہو، اور اگر وہ میری شادی میں شامل نہیں ہوا نا تو ایک ہڈی سلامت نہیں بچے گی تمہارے اس رومانٹک رانجھا سائیں کی، یاد رکھنا۔ اسے سوال کرتا وہ اپنی بلیک شیروانی اٹھا کر واش روم میں گھس گیا، جبکہ سنان سائی مسکرا دیا تھا۔ ارے یار، میں نے بلو نہیں پہننا تھا، بتایا بھی تھا، پھر بھی میرے لیے پتا نہیں کس بیوقوف نے یہ بلو شیروانی آرڈر کر دی ہے، حد ہوتی ہے، جو چیز مجھے بالکل پسند نہیں ہوتی وہی اٹھا کر لے آتے ہیں، بس ایک بار پتا چل جائے کہ بارات کے لیے میری یہ ڈریس کس نے سلیکٹ کی ہے۔ وہ جلدی سے بلو شیروانی پہن کر باہر آیا تھا، نہ جانے کیوں اسے یہ کلر بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیاں اترتا نیچے کی جانب آ رہا تھا تاکہ جلد سے جلد باہر سے آنے والے مہمانوں کو ویلکم کر سکے، جب اچانک کسی نازک سے وجود سے ٹکرایا۔ یا اللہ، میں مر گئی! اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی جانب گرتی، اس نے لمحے میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے بے حد نزدیک کھینچ لیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے نیچے کی طرف جھولتی اس کے بازو کی مضبوط گرفت میں تھی۔ مبارک ہو، ابھی تک زندہ ہو۔ اس نے اس کے نازک سے سراپے کو پورے استحقاق سے دیکھتے ہوئے سیدھا کیا اور پھر مدھم سی سرگوشی کی۔ اس کے لبوں کی تراشی میں مسکراہٹ ابھری تھی، شاید اس کے وجود پہ یہ رنگ دیکھ کر جو تھوڑی دیر پہلے اسے بے حد برا لگ رہا تھا۔ ساحرہ آپ، وہ پوری آنکھیں کھولے اسی طرح سے اس کے بازو میں جھولتی اسے دیکھتے ہوئے اچانک اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ جما چکی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ اسے لمحے میں سیدھا کرتے اسے اپنے بے حد قریب کھینچ کر اسے پوچھنے لگا۔ غلطی سے منہ سے نکل گیا، اور مجھے پتا ہے کہ شوہر کو ادا نہیں کہتے، کیونکہ ادا کا میننگ بھائی ہوتا ہے، اور آپ ادا نہیں بلکہ جی این ہو، اس نے اچانک سے کہہ کر اپنے منہ پر دوبارہ ہاتھ جما لیے، جبکہ ساحر کے بازو اب تک اس کے گرد حائل تھے۔ جی این، اس کا مطلب بتاؤ جلدی سے، وہ اسے سختی سے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگا، جس پر پہلے تو وہ گھبرا گئی، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ تو دارم سائیں کی بہن ہے۔ کیوں بتاؤں؟ نہیں بتاؤں گی۔ کیا کریں گے آپ؟ لگتا ہے آپ نکاح والی شرطیں بھول گئے، آپ مجھے ایسے گھور نہیں سکتے اور ہر وقت بے وجہ ڈانٹ بھی نہیں سکتے۔ اس نے لمحے سے بھی کم وقت لگایا تھا دوبارہ شیر بننے میں۔ میں کسی شرط کو نہیں مانتا، اور دوسری بات، یہ ساری شرطیں تم نے میرے سامنے نہیں بلکہ اپنے باپ اور بھائی کے سامنے رکھی تھیں، میرے سامنے تو تمہاری ان بے وقوفانہ شرطوں کا ذکر بھی نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ چھوڑو، بچی ہے، فضول بکواس کرتی رہتی ہے، زیادہ غور مت کرو، جب شادی ہوگی تب سنبھل جائے گی، اسی لیے اب میرا وقت برباد کرنا بند کرو اور مجھے جلدی سے بتاؤ تمہارے یہ جی این کا مطلب کیا ہے، ورنہ میں اگلی بار تمہارے اس جی این کا مطلب تمہارے بابا سائیں کے سامنے پوچھوں گا۔ وہ اسے دھمکاتے ہوئے ایک بار پھر سختی سے بولا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جی این کا مطلب گندا نہیں بلکہ بہت اچھا ہے۔ بابا سائیں کو باہر آتے دیکھ کر اس نے یہی بات ختم کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ساحر خود ہی نامحسوس انداز میں اس کی نازک کمر سے بازو نکالتا ذرا پیچھے ہو گیا تھا۔ دیکھو زاوش، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتاؤ تمہاری اس جی این کا کیا مطلب ہے؟ وہ سچ میں کسی فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا،
लेकिन इस जीएन का मतलब जाने बगैर वो उसे जाने भी नहीं देना चाहता था। बता तो रही हूँ कि जी का मतलब अच्छा होता है। अब हर बात आपको बताना जरूरी तो नहीं है कि आपकी मालूमात के लिए इतना काफी नहीं है कि इसका मतलब अच्छा है। बाबा साईं, देखें ये मुझे घूर रहे हैं। वो अचानक ऊंची आवाज में बोलती हुई अपनी बात मुकम्मल करती नीचे से असगर साहब को मुखातिब कर चुकी थी। ताया साईं, ये मुझे अजीबो गरीब नाम से पुकार रही है, इसका मतलब भी नहीं बता रही। उसने फौरन हकीकत बयान की थी। बाबा साईं, अजीबो गरीब नहीं, बहुत अच्छा नाम दिया है मैंने। अब हर कोई प्यार से अपना नाम देता है, मैंने भी प्यार से दिया है, रख लेना जी एन साईं। वो उसे बेहद मासूमियत से देखती आंखें पटपटाते हुए बोली। साहिर साईं, तुम बाद में मतलब पूछ लेना, पहले चलो, बारात निकलने वाली है, हम लेट हो रहे हैं। वो उसे समझाते हुए बोले तो वो भी हाँ में सर हिलाता उसे नजरअंदाज करता नीचे की जानिब कदम बढ़ाने लगा, लेकिन फिर रुककर उसकी तरफ झुका। बड़ी तेज जा रही हो, अपनी निकाह को एक दिन भी नहीं हुआ और मोहब्बत का नाम भी रख लिया। कहीं मोहब्बत कर भी ना लेना। वो एक आंख दबाता दिलकशी से मुस्कुराता तेजी से सीढ़ियां उतरता नीचे चला गया, जबकि उसकी इस हरकत पर जाविश पूरा मुंह खोलकर उसे जाते हुए देखने लगी। बारात हवेली से रवाना हो चुकी थी। धूमधाम से बारात और दोनों दुल्हों को घर से रुखसत किया गया था। जितनी खुशी से ये सारी रस्में की जा रही थीं, इतना खुश दारम साईं था नहीं, जबकि सनान साईं उसे बार बार यही कह रहा था, तुम फिक्र मत करो, वो आ जाएगा वक्त पर। अरे, वो मरी की गलियां छान रहा है, लेकिन इस दूसरे कमीने को क्या तकलीफ है? वो फोन उसके सामने करता बेहद गुस्से से गुर्राया। स्क्रीन पर दूसरा नंबर देखते ही सनान ने उसे समझाने वाले अंदाज में कुछ कहने की कोशिश की। खबरदार सन्नान साईं, जो अब तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला, यकीन करो बिना दांतों के दूल्हा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसके गुस्से से कहने पर सनान ने फौरन अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। तुम जानो तुम्हारा काम, मैं किसी को नहीं जानता, ना सरदार साईं, ना रांझा साईं को, और ना सरदार साईं के चमचे को। तुम्हारा मामला तुम ही हैंडल करो, बस मेरे दांतों को बख्श दो। वो हाथ जोड़ता उससे थोड़े फासले पर होकर बैठ गया, क्योंकि आज के दिन वो उसके गुस्से का शिकार हरगिज नहीं होना चाहता था। जबकि सनान की इस हरकत पर साहिर साईं कहकहा लगाकर हंसा था। फिक्र मत करो दारम साईं, वो अपने वादे का पक्का है, हर हाल में पहुंच जाएगा। वो लेट हो सकता है, लेकिन अपना वादा कभी नहीं तोड़ सकता। मैं यकीन से कह सकता हूँ, वो जरूर आएगा। हो सकता है कोई मसला हो गया हो। साहिर साईं भी बोल ही रहा था कि उसका फोन बजने लगा। देख लो, मैंने कहा था ना, वो कभी अपना वादा नहीं तोड़ सकता। उसने स्क्रीन पर जगमगाते नंबर की जानिब देखा, जहां लिखा था सरदार का चमचा। इससे बोल दो कि अपने सरदार को भेज दो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, वरना ना सरदार बचेगा ना उसका चमचा। दारम साईं ने बेहद गुस्से से कहा था तो साहिर साईं ने फोन कान से लगाया था। अपने सरदार को भेज दो जुनेद साईं, वरना हमारे सरदार ने सच में तुम्हारे सरदार साईं और रांझा साईं का कत्ल कर देना है। उसने फौरन दारम का मैसेज उस तक पहुंचाया था, जिस पर जुनेद ने कहकहा लगाया। करदम साईं और धड़कन भाभी यहाँ से निकल चुके हैं। साहिर साईं थोड़ी ही देर में बारात के साथ शामिल हो जाएंगे और मुकद्दम साईं हुरिया भाभी के साथ मरी से वापसी कर रहे हैं। वो भी शाम तक आप लोगों को ज्वाइन कर लेंगे। जुनेद ने उसकी बात मुकम्मल सुनने के बाद बताया। और तुम? साहिर ने फौरन से उससे पूछा। मैं नहीं आ सकता साईं, मेरी मजबूरी को समझें, पर मुझे कत्ल करने का प्लान बिल्कुल भी ना बनाएं। अपनी बीवी का बिल्कुल इकलौता शोहर और आपके बेहद अजीज दोस्तों का इकलौता साला हूँ, उसने बेहद आजिजी से कहा। तो साहिर साईं का कहकहा बुलंद हुआ। क्या याद करोगे जुनेद साईं, हमने तुम्हें माफ किया, कत्ल की लिस्ट से तुम्हारा नाम हटा दिया गया है। साहिर साईं ने अपना दिल बड़ा करते हुए कहा तो जुनेद ने उसका शुक्रिया अदा किया, जबकि जुनेद की कॉल के बाद दारम साईं का मूड भी खुशगवार हो गया था। बस करो धड़कन, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से हम इतने लेट हुए हैं। तुम नहीं जानती, वो कमीना दारम मेरा कत्ल कर देगा। अब मैं मजीद लेट नहीं हो सकता। वो उसे समझाते हुए गाड़ी की स्पीड में मजीद तेज कर चुका था। तो क्या फायदा हुआ मुझे आपके साथ आने का करदम साईं? आपने तो कहा था मैं जो भी कहूंगी आप वो करेंगे, और अब आप मुझे एक झील दिखाने तक नहीं लेकर जा रहे। कितने बुरे हैं आप, कोई वादा पूरा नहीं करते। वो मुंह बनाते चेहरा फेर गई।
पटाखा साईं, गोलगप्पे भी तुम्हें खाने थे और फिर चिड़ियाघर के नजारे भी तुम्हें ही करने थे। तुम्हारी वजह से हम इतने लेट हो गए हैं कि बारात निकल चुकी है और हम अभी तक रास्ते में हैं। वो उसे एक बार फिर से समझाते हुए बोला, हाँ तो इसमें भी सारी गलती आपकी है। आप मुझे कहीं पर भी घुमाने फिराने नहीं लेकर जाते। मुकद्दम लाला कितने अच्छे हैं। वो हुरी दीदा को हर जगह लेकर जाते हैं और एक आप हो। वो एक बार फिर से मुंह फेर गई। तो मैंने तुम्हें कितनी बार तो कहा है कि तुम मुकद्दम साईं और हुरिया के साथ चली जाया करो। मुकद्दम साईं तुम्हें खुद भी तो कितनी बार कह चुका है कि हमारे साथ चला करो, घर पर मत रहा करो। फिर तुम्हें इन लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस लगती है। उसे समझाते हुए बोला, अपने लिए, अपनी वजह से किसी दूसरे को तंग नहीं करना चाहती और वैसे भी मैं ऐसी किसी जगह पर नहीं जाना चाहती जहां आप ना हो। ये नज़ारे भी मुझे तब अच्छे लगते हैं जब आप मेरे साथ होते हैं, लेकिन आप ये सारी बातें कैसे समझेंगे? आप तो हैं ही अनरोमांटिक। हर बात का एक ही जवाब था उसके पास। मैं क्या करूं मेरी जान, मुझे वक्त नहीं मिलता, गांव के कामों में उलझा रहता हूं, लेकिन वादा करता हूं इस बार वक्त निकाल कर तुम्हें जरूर कहीं लेकर जाऊंगा। उसके नाराज होने पर वो उसे मनाते हुए बोला, वादा? उसने फौरन अपना हाथ उसके सामने किया था। पक्का वादा मेरी पटाखा, तुम सच में बहुत प्यारी हो, तुम्हारी तरह मुझे कोई नहीं समझ सकता। उसके गिर्द बाजू फैलाते हुए कर्दम ने उसे अपने नजदीक किया था। बस बस, अब ज्यादा रोमांटिक बनने की जरूरत नहीं है। वो उसका हाथ अपने पीछे से निकालते हुए अपने हाथ में थाम चुकी थी, जिस पर कर्दम साईं दिलकशी से मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी बारात की गाड़ियों में शामिल कर चुका था। अब उसे कोई टेंशन नहीं थी, वो बिल्कुल पुरसुकून हो चुका था। यहीं पे 4 एपिसोड का एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द आ जाऊंगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।